टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, देखिए नाम से क्लियर है कि टोटल क्वालिटी यानी कि ओवरऑल क्वालिटी, जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जा रहा है, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उनको मैनेज करना ही क्या कहलाता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कहलाता है। टोटल क्वालिटी यानी कि किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो भी प्रोसेस फॉलो किए जा रहे हैं, जो भी स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जा रहे हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व हैं, सभी को मैनेज करना ही टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कहलाता है। देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेसफुल होने का एक ही रीज़न है, दैट इज़ कस्टमर सेटिस्फैक्शन। और कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को क्वालिटी प्रोडक्ट, क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। अब सपोज करिए कि आप जो है किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वहाँ पे आप रेस्टोरेंट जाते हैं तो जो गार्ड होता है बाहर खड़ा होता है, वो आपके साथ मिसबिहेव करता है, या फिर गार्ड बहुत अच्छे से बिहेव करता है, लेकिन जब आप रिसेप्शन पे पहुँचते हैं या फिर जो टेबल पे बैठते हैं तो वेटर जो है वो वेटर सही से आपसे बात नहीं करता। अगर वेटर भी सही से बात करता है लेकिन जो खाना आता है, जो आपने डिनर मंगाया, लंच मंगाया, उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, या फिर खुद जो फूड की क्वालिटी वो भी अच्छी है लेकिन जो मैनेजर है वहाँ पे, उस मैनेजर की जो है बिहेवियर वहाँ पे अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं अगर किसी न किसी एस्पेक्ट पे किसी इंडिविजुअल की या फिर किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई कमी रह जाती है, तो कहीं ना कहीं कस्टमर का सेटिस्फैक्शन क्या है, वो हाई लेवल पे नहीं पहुँच सकता है। अगर जो गार्ड है, अगर जो वेटर है, मैनेजर है और फूड की क्वालिटी है, सब कुछ अच्छा हो, तो आपका कस्टमर का सेटिस्फैक्शन क्या होगा, अच्छा होगा। लेकिन वहीं पे फूड बहुत अच्छी क्वालिटी का है लेकिन जो मैनेजर का बिहेवियर था या फिर जो वेटर का बिहेवियर था या फिर गार्ड का बिहेवियर था वो पुअर था, वो अच्छा नहीं था, तो फिर कहीं ना कहीं वो ओवरऑल जो क्वालिटी होती है वो पुअर हो जाएगी। तो TQM इसी पे फोकस करता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का आउटपुट है या फिर जो लोग उस आउटपुट में इन्वॉल्व हैं, सभी को मैनेज करना, सभी की क्वालिटी को मैनेज करना ही TQM कहलाता है। ए स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, यहाँ पे क्या है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट का अप्रोच यहाँ पे चलता है। द फोकस ऑफ the process is to improve the quality of organization's output, including goods and services through the continual improvement of internal practices। तो यहाँ पे क्या फोकस किया जाता है कि जो क्वालिटी है ऑर्गेनाइजेशन के आउटपुट का, उसको इम्प्रूव किया जाए, उसको इम्प्रूव किया जाए, उसमें जो एम्प्लॉय इन्वॉल्व है, जो स्टाफ मेंबर इन्वॉल्व हैं, उनको भी जो है इन्वॉल्व किया जाएगा, उनके भी जो है ट्रेनिंग की जाएगी और उनकी भी जो परफॉर्मेंस है उसको भी इम्प्रूव किया जाएगा। तो TQM इज द कंट्रोल ऑफ ऑल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू बेस्ट सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स इन द मोस्ट इकोनॉमिकल मैनर। ये डेफिनेशन लियोपोल्ड एस वैसी ने दिया था। उन्होंने क्या कहा कि TQM क्या है, TQM इज द कंट्रोल ऑफ ऑल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, यानी कि जो भी ये नॉर्मली जो TQM है स्टार्टिंग में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ही अप्लाई हुआ था। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है और उसमें जो भी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है, उन सभी को कंट्रोल करना, जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने कस्टमर की नीड को बेस्ट सेटिस्फाई कर सके और वो भी इकोनॉमिकल मैनर में सेटिस्फाई कर सके। वही चीज़ क्या कहलाती है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी कि ओवरऑल अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेज करें उसमें कोई एक चीज़ अच्छी है लेकिन बाकी चीज़ पुअर है, तो वो फिर बेकार है, वो कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। लेकिन कस्टमर की कोई नीड है और उस नीड को जो भी प्रोडक्ट फुलफिल कर रहा है, वो प्रोडक्ट कंप्लीटली उसकी क्वालिटी अच्छी है, तो वो चीज़ TQM कहलाएगा। क्लियर। तो एक कस्टमर फोकस्ड प्रोसेस दैट फोकस ऑन कंसिस्टेंटली इंप्रूविंग बिजनेस ऑपरेशन। तो ये TQM क्या हो गया, कस्टमर फोकस्ड प्रोसेस हो गया, जिसका मेन मोटिव क्या होता है कि जो बिजनेस ऑपरेशन है उसको कंटिन्यूअसली इंप्रूव किया जाए। द फोकस इज टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आउटपुट इंक्लूडिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो फोकस किस पे होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का आउटपुट है, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो, उसकी क्वालिटी को इंप्रूव किया जाए। It strive to ensure all associated employees work toward the common goal of improving product और सर्विस क्वालिटी। यानी कि जो TQM है तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, उसका मेन मोटिव ये होता है कि वो जो है सभी एम्प्लॉयज़ जो कि एसोसिएटेड होते हैं कॉमन गोल को, कि प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके, उसकी तरफ काम करें, एज वेल एज इम्प्रूविंग की प्रोसीजर्स दैट आर इन प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि जो भी प्रोसीजर होते हैं प्रोडक्शन के लिए, उस प्रोसीजर को भी इम्प्रूव करने पर जो है काम करें। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का ये फोकस होता है। एम्स टू होल्ड ऑल पार्टीज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन प्रोसेस अकाउंटेबल फॉर द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट और सर्विस। यानी कि जो भी फाइनल प्रोडक्ट आ रहा है, फाइनल सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, उसकी ओवरऑल क्वालिटी के लिए सभी लोगों को अकाउंटेबल किया जाता है। यानी कि कोई आप रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं तो फूड की क्वालिटी तो बहुत अच्छी थी लेकिन मैनेजर का बिहेवियर अच्छा नहीं था, तो यानी कि ओवरऑल क्वालिटी क्या हो गई, पुअर हो गई सर्विसेज की। तो यहाँ पे TQM में यही फोकस किया जाता है कि जो ओवरऑल क्वालिटी है प्रोडक्ट की, ओवरऑल
क्वालिटी है सर्विसेज की उसको इम्प्रूव किया जाए। इज द कॉन्टिन्यूअल प्रोसेस, टीक्यूएम क्या हो गया, एक कॉन्टिन्यूअल प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग एंड रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग एरर्स इन मैन्युफैक्चरिंग, स्ट्रीमलाइनिंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंप्रूविंग द कस्टमर एक्सपीरियंस एंड इंश्योरिंग दैट एम्प्लॉयज आर अप टू स्पीड विथ ट्रेनिंग। तो टीक्यूएम में सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी या फिर सर्विस की क्वालिटी से मैटर नहीं करता, बल्कि यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस पे आप जो है डिटेक्ट करते हो, एलिमिनेट करते हो एरर्स को, रिड्यूस करते हो एरर्स को, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो, चाहे वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हो, चाहे वो कस्टमर के एक्सपीरियंस में हो। और साथ ही साथ इस चीज़ को भी इंश्योर किया जाता है कि जो भी ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है एम्प्लॉय को, वो उसके अकॉर्डिंग जो है काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो टीक्यूएम है ये जो है डेवलप किया गया था विलियम डेमिंग द्वारा। टीक्यूएम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट किसके द्वारा, विलियम डेमिंग द्वारा जो है ये डेवलप किया था, मैनेजमेंट अप्रोच डेवलप किया गया था। और नॉर्मली जो है इसको पहले मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में ही जो है अप्लाई किया गया था। जैसे कि आप टोयोटा का ले लीजिए, तो फोर्ड का ले लीजिए, तो उन सभी ने टीक्यूएम का यूज़ किया है। टीक्यूएम नॉर्मली आप जो है सिक्स सिग्मा के इक्वली आप जो है समझेंगे टीक्यूएम, लेकिन यहाँ पे सिक्स सिग्मा क्या होता है, सिक्स सिग्मा लुक्स टू रिड्यूस डिफेक्ट, वहाँ पे सिक्स सिग्मा में डिफेक्ट्स को रिड्यूस करने की बात कही जाती है। लेकिन टीक्यूएम क्या है, इट फोकसेज ऑन इंश्योरिंग द इंटरनल गाइडलाइन एंड प्रोसेस स्टैंडर्ड टू रिड्यूस एरर। क्लियर। तो यहाँ पे हम बात कर लें इंपॉर्टेंस की टीक्यूएम की, तो देखिए इंपॉर्टेंस, बट ऑब्वियसली बात है कि जब क्वालिटी, ओवरऑल क्वालिटी जो है किसी प्रोडक्ट की इंप्रूव होगी, किसी सर्विस प्रोवाइडिंग की कंपनी की जो है इंप्रूव होगी, तो एम्प्लॉय रिलेशन क्या होंगे, बेटर होंगे। इंप्रूव्ड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस क्या होगी, इंप्रूव होगी। भाई हर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को जो है आपको जो है मॉनिटर कर रहे हो, उसमें जो भी एरर है उसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो, तो परफॉर्मेंस क्या होगी, इंप्रूव होगी। ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ओवरऑल क्वालिटी जब अच्छी होगी तो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्रिएट गुड कॉर्पोरेट कल्चर, एक अच्छा कॉर्पोरेट इमेज जो है वो आपका क्रिएट होगा, चाहे वो कस्टमर के माइंड में हो, चाहे आपके कॉम्पिटिटर के माइंड में हो। एक जो है कॉर्पोरेट कल्चर, अच्छा कॉर्पोरेट कल्चर डेवलप होगा। इंक्रीज एफिशिएंसी, जब ट्रेनिंग अप टू मार्क होगी, ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होंगे, प्रोडक्ट डेवलप कर रहे होंगे, तो जो एफिशिएंसी है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर गाइडलाइन, प्रॉपर लीडरशिप मिल रही है तो एफिशिएंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थे टीक्यूएम। तो टीक्यूएम यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स या टूल्स का यूज़ किया जाता है, जिसका यूज़ करके टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट किया जाता है। जैसे कि पैरेटो प्रिंसिपल है, जिसको हम पैरेटो चार्ट भी कहते हैं, इसको हम 80-20 रूल्स के भी नाम से जाते हैं, यानी कि जो 80% ऑफ आउटपुट होता है ना, वो 20% ऑफ इनपुट पे डिपेंड करता है। इसी तरीके से स्कैटर प्लॉट्स है, कंट्रोल चार्ट्स हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम जिसको हम कहते हैं फिशबोन या फिर इसी कवर डायग्राम के नाम से भी हम जिसको जानते हैं, हिस्टोग्राम एंड बार ग्राफ हो गया, चेक लिस्ट हो गया एंड चेक शीट्स हो गए। तो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं, सिक्स सिग्मा हो गया, तो जिनका यूज़ करके जो है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट किया जाता है। तो हम इन सभी टेक्निक्स को आगे जो है एक एक कर डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन या फिर बिजनेस की इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने के लिए, आउटपुट को इम्प्रूव करने के लिए, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए डेमिंग्स ने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। डेमिंग्स का पूरा नाम है डॉक्टर डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग। इन्होंने ऑफर किया था 14 की प्रिंसिपल्स फॉर मैनेजमेंट टू फॉलो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ अ बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात हो रही है, तो टोटल क्वालिटी यानी कि ओवरऑल क्वालिटी को इम्प्रूव करने की बात हो रही है। तो बिजनेस या फिर ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने के लिए मैनेजमेंट को डेमिंग्स ने 14 के प्रिंसिपल दिए थे, जो कि मैनेजमेंट को फॉलो करना चाहिए, जिससे कि उनकी परफॉर्मेंस क्या होगी, इफेक्टिवनेस क्या होगी, इंप्रूव होगी, एफिशिएंसी क्या होगी, इंप्रूव होगी। तो डॉक्टर डेमिंग्स जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, बट ऑल्सो डिड वर्क एज अ स्टैटिस्टिशियन, प्रोफेसर, ऑथर, लेक्चरर एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। तो डॉक्टर डेमिंग्स का जो है ओवरऑल एक्सपीरियंस था अलग अलग फील्ड में, तो इसी वजह से उन्होंने जो 14 की प्रिंसिपल दिए, 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं मैनेजमेंट को, जो कि फॉलो करना चाहिए अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, वो अलग अलग फील्ड से जो है कंक्लूड करके बनाया गया है। तो द प्रिंसिपल यानी कि पॉइंट्स वेयर फर्स्ट प्रेजेंट इन हिज बुक आउट ऑफ द क्राइसिस। तो डेमिंग्स ने एक बुक लिखी जिसका नाम था आउट ऑफ द क्राइसिस, और उसमें जो है डेमिंग के ये 14 प्रिंसिपल्स को प्रेजेंट किया गया था, वहाँ पे बताया गया था। तो कौन कौन से 14 प्रिंसिपल्स हैं जो कि मैनेजमेंट को फॉलो करने चाहिए, एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहला है क्रिएट ए कॉन्स्टेंट पर्पज टुवर्ड इम्प्रूवमेंट, यानी कि इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ ना कुछ पर्पज, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव डेवलप करिए। प्लान फॉर क्वालिटी इन द लॉन्ग टर्म, जैसे कि आपको लॉन्ग टर्म में जो है क्वालिटी चाहिए, उसके लिए प्लानिंग करिए। रजिस्ट रिएक्टिंग विथ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, यानी कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट टर्म सोल्यूशन मत निकालिए, बल्कि ऐसा कुछ सोल्यूशन निकालिए जिससे कि लॉन्ग टर्म में भी आपको फायदा हो। तो शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस को रजिस्ट करिए, बल्कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस को फाइंड आउट करिए। डोंट जस्ट डू द सेम थिंग बेटर
फाइंड बेटर थिंग्स टू डू, यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि वही सेम चीज़ें जो है बार बार आप अच्छे तरीके से करते चले जा रहे हो उसको मत करिए, बल्कि कुछ नया करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए काम करिए। बेटर थिंग्स टू डू, फाइंड करिए कि आप और क्या कुछ नया कर सकते हैं। बार बार वही सेम चीज़ किए जा रहे हैं नहीं, बल्कि कुछ नया करने की कोशिश करिए, नया करने की खोज करिए। प्रिडिक्ट एंड प्रिपेयर फॉर फ्यूचर चैलेंजेस एंड ऑलवेज हैव द गोल ऑफ गेटिंग बेटर, यानी कि हमेशा जो है फ्यूचर चैलेंजेस जो भी हैं उसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करिए और उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करिए। इंप्रूवमेंट कर रहे हैं तो प्रिपेयर भी करिए। एंड ऑलवेज हैव द गोल ऑफ गेटिंग बेटर, यानी कि आज जिस भी स्टेज पे हैं, जिस भी लेवल पे हैं, उससे हाई लेवल पे जाने के लिए अपना गोल सेटअप करिए, यानी कि और अच्छे बेटर परफॉर्म करने का जो है अपना गोल सेटअप करिए। तो ये पहला प्रिंसिपल हो गया, क्रिएट ए कांस्टेंट पर्पस टुवर्ड इंप्रूवमेंट। वहीं पे दूसरा प्रिंसिपल है दैट इज अडॉप्ट द न्यू फिलॉसफी, यानी कि ये नहीं कि आप पुराने ही विचारधारा से चले आ रहे हैं, नहीं, आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, वर्किंग पैटर्न चेंज हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो रहा है, तो अपनी फिलॉसफी को, न्यू फिलॉसफी को भी जो है आप अडॉप्ट करिए। एम्ब्रेस क्वालिटी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि पता है कि आज के टाइम पे आपको क्वालिटी प्रोडक्ट देंगे तो कस्टमर सेटिस्फाई होगा, कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो आपकी सेल्स इंक्रीज होगी। तो एम्ब्रेस क्वालिटी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि क्वालिटी को होल्ड करके रखिए, क्वालिटी के अफेक्शन बनाइए, ऑर्गेनाइजेशन में ओवरऑल क्वालिटी को डेवलप करिए, उसको इंप्रूव करिए। पुट योर कस्टमर्स नीड फर्स्ट, यानी कि कस्टमर की नीड को पहले प्रेफर करिए, रेदर देन रिएक्ट टू कॉम्पिटिटिव प्रेशर, यानी कि कॉम्पिटिशन को फेस करना है, कॉम्पिटिटिव प्रेशर को हैंडल करना है, उस पर फोकस ना करके कस्टमर की क्या नीड है उस पर फोकस करिए। अगर कस्टमर नीड क्या है उस पर फोकस करेंगे, कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो आपका बट ऑब्वियस है कि जो कॉम्पिटिशन है वो ऑलरेडी आप ऑटोमेटिक फेस कर सकेंगे। एंड डिज़ाइन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू मीट दोज नीड, यानी कि कस्टमर की जो नीड है उसके अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट को डिज़ाइन करिए, सर्विस को डिज़ाइन करिए और कस्टमर की नीड को फुलफिल करिए, ना कि कॉम्पिटिशन को देखते हुए। क्लियर। बी प्रिपेयर्ड फॉर अ मेजर चेंज इन द वे बिजनेस इज डन, इट्स अबाउट लीडिंग नॉट सिंपली मैनेजिंग। तो प्रिपेयर रहिए, जो भी मेजर चेंजेस आते हैं बिजनेस में उसके लिए प्रिपेयर रहिए, और साथ ही साथ यहाँ पे आप जो है लीड करने की जो है यहाँ पे आपके पास जो है कैपेबिलिटी होनी चाहिए, लीड करने का जो गोल होना चाहिए, ना कि मैनेज करना, यानी कि सिंपल मैनेज किए जा रहे हो ऐसा नहीं, बल्कि आपको इंडस्ट्री में, आपको ऑर्गेनाइजेशन में लीड करना आना चाहिए। क्रिएट योर क्वालिटी विजन एंड इम्प्लीमेंट इट, यानी कि क्वालिटी को कैसे जो है आप इंप्रूव कर सकते हैं, क्वालिटी के लिए क्या गाइडलाइंस है, उसके लिए जो है क्वालिटी के लिए एक विजन बनाइए और साथ ही साथ उसको इम्प्लीमेंट भी करिए, नहीं कि खाली विजन बना रही है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, नहीं, आप विजन बना रहे हो, मिशन बना रहे हो, साथ ही साथ उस चीज़ को इंप्लीमेंट भी करिए और अपने ऑर्गेनाइजेशन में लोग उसको फॉलो करें। नेक्स्ट प्रिंसिपल है दैट इज थर्ड प्रिंसिपल, स्टॉप डिपेंडिंग ऑन इंस्पेक्शंस, यानी कि क्या होता है कि कई बार हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ इंस्पेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि सपोज कि आपकी आंसर कॉपी है तो आपकी फैकल्टी ने आंसर कॉपी मांगी, उसको जो है आपको इंस्पेक्ट कर लिया, चेक कर लिया, उसके बाद आप में जो है नंबर दे दिया और आपको जो है वापस कर दिया। आप में जो भी गलतियाँ थी, जो भी खामियाँ थी, उसको जो है उन्होंने इंप्रूव करने की कोशिश नहीं की। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी कि सिर्फ इंस्पेक्शन कर रहे हो ऐसा नहीं होना चाहिए। इंस्पेक्शंस आर कॉस्टली एंड अनरिलायबल एंड दे डोंट इंप्रूव क्वालिटी, दे मेयरली फाइंड अ लैक ऑफ क्वालिटी। तो इंस्पेक्शन में क्या होता है, जब भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी इंस्पेक्शन होता है प्रोडक्ट का, फिर जो भी प्रोडक्शन का इंस्पेक्शन हो रहा है वो कॉस्टली भी होता है, यानी कि वहाँ पे जो है कॉस्ट भी आएगी, और अनरिलायबल भी होता है, यानी कि उस पर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। एंड दे डोंट इंप्रूव क्वालिटी, वो क्वालिटी को इंप्रूव भी नहीं करते हैं। वो क्या करेंगे, बस आपको बता देंगे कि हाँ यहाँ पे ये क्वालिटी की कमी है, यहाँ पे ये चीज़ कमी है, बस उसको इंप्रूव नहीं करते। तो इंस्पेक्शन पे पूरा डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। डोंट जस्ट फाइंड व्हाट यू डिड रॉन्ग, एलिमिनेट द रॉन्ग ऑल्टोगेदर, यानी कि सिर्फ यही नहीं फाइंड आउट करिए कि हाँ आपने क्या गलती की, बल्कि उस गलती को सुधारने की भी कोशिश करिए, उस गलती को रिमूव करने की कोशिश करिए। क्लियर। तो आप जब किसी के अंदर कमी बताते हो तो ये नहीं कि आपके अंदर कमी बता दिया, बल्कि उस कमी को कैसे सुधारा जाए इस पर फोकस करना चाहिए। यूज स्टैटिस्टिकल कंट्रोल मेथड नॉट फिजिकल इंस्पेक्शंस अलोन टू प्रूव दैट द प्रोसेस इज वर्किंग। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा गया है कि जो स्टैटिस्टिकल कंट्रोल मेथड होते हैं डिफरेंट उनका यूज़ करना चाहिए फिजिकल इंस्पेक्शन के साथ। केवल फिजिकल इंस्पेक्शन नहीं करना है, स्टैटिस्टिकल मेथड का भी यूज़ करिए, और जिससे कि आप जो है जो प्रोसेस है वो वर्किंग सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो उस पर फोकस किया जाए। चौथा है यूज़ अ सिंगल सप्लायर फॉर एनी वन आइटम, तो यानी कि जो रॉ मटेरियल मंगाया जाता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन है सपोज कि वो आटा जो है बना रही है, आटा पैकेज आटा जो है वो बनाती है, तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, गेहूँ चाहिए। क्लियर। तो रॉ मटेरियल है, ब्रेड बनाने वाले को आटा चाहिए, तो रॉ मटेरियल जो है उसके जो सप्लायर है कोई एक ही सप्लायर को चूज़ करिए। क्वालिटी रिलाइज ऑन कंसिस्टेंसी, द लेस वेरिएशन यू हैव इन द इनपुट द लेस वेरिएशन यू विल हैव इन द आउटपुट, यानी कि अगर आपने किसी एक से पहले बार रॉ मटेरियल लिया
उसकी क्वालिटी कुछ और होगी। फिर आपने कुछ महीनों बाद तो सप्लायर को चेंज कर दिया, किसी दूसरे सप्लायर के पास चले गए, उससे रॉ मटेरियल है तो उसकी रॉ मटेरियल की क्वालिटी हो सकता है कुछ और होगी। तो जब इनपुट डिफरेंट होगा तो आउटपुट भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो जब वेरिएशन कम होगा तो आउटपुट में भी क्या होगा, वेरिएशन कम होगा। तो क्वालिटी क्या होगी, वो एक जैसी हमेशा रहेगी। लुक एट सप्लायर एज योर पार्टनर इन क्वालिटी। क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए पार्टनर जो सप्लायर उनको एज अ पार्टनर समझिए, क्योंकि जो रॉ मटेरियल देंगे उसके हिसाब से आपकी क्वालिटी रहेगी, तो वो आपके पार्टनर हो गए। एनकरेज देम टू स्पेंड टाइम इंप्रूविंग देयर ऑन क्वालिटी, दे शुड नॉट compete फॉर योर बिजनेस बेस्ड ऑन द प्राइस alone। तो वहाँ पे क्या है कि सप्लायर को इंकरेज करना चाहिए कि वो जो अपनी क्वालिटी, उनके रॉ मटेरियल की क्वालिटी उसको भी इंप्रूव करेंगे, क्योंकि वो इंप्रूव करेंगे तो आपकी क्वालिटी भी क्या होगी, आउटपुट की क्वालिटी इंप्रूव होगी। यूज क्वालिटी स्टैटिस्टिक्स टू इंश्योर दैट सप्लायर मीट योर क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो क्वालिटी स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करना चाहिए, क्वालिटी डेटा का यूज़ करना चाहिए, जिससे कि ये इंश्योर किया जा सके कि जो सप्लायर है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है। तो चौथा प्रिंसिपल ये हो गया कि यहाँ पे आपको क्या करना है कि किसी एक ही सप्लायर पे जो है आप डिपेंड रहिए, एक ही सप्लायर से जो है रॉ मटेरियल परचेज करिए। पांचवा है इम्प्रूव कॉन्स्टेंटली एंड फॉर एवर, मीन्स कंटिन्यूसली इम्प्रूव योर सिस्टम एंड प्रोसेस। यानी कि जो भी आपका सिस्टम है, जो भी आपका वर्किंग पैटर्न है, जो भी आपका प्रोसेस है प्रोडक्शन का, सप्लाई का, उसको जो है कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते जाइए। डेमिंग प्रमोटेड द प्लान डू चेक एक्ट, जिसको आप कहते हैं PDCA। तो प्लान डू चेक एक्ट अप्रोच टू प्रोसेस एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट। तो डेमिंग ने कहा कि इम्प्रूव कॉन्स्टेंटली एंड फॉर एवर के केस में आपको हमेशा प्लान डू चेक एक्ट का जो अप्रोच है वो फॉलो करना चाहिए, उसको एनालाइज करिए और फिर उसमें इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करिए। एम्फेसाइज ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सो एवरीवन कैन डू देयर जॉब बेटर। यानी कि हमेशा जो है आप जो है ट्रेनिंग और एजुकेशन पे फोकस करिए। जो भी आपके यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट को, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करिए, उनको एजुकेशन दीजिए, जिससे कि वो अपनी जॉब को, जो उनका रोल है, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो अच्छे से परफॉर्म कर सकें। यूज़ काइजन एज अ मॉडल टू रिड्यूस वेस्ट एंड टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, इफेक्टिवनेस एंड सेफ्टी। तो काइजन मॉडल का भी जो है डेमिंग ने प्रमोट किया कि काइजन मॉडल को जो है यूज़ करना चाहिए, जिससे कि जो भी वेस्टेज हो रहा है उसको रिड्यूस किया जा सके और जो प्रोडक्टिविटी है, इफेक्टिवनेस और सेफ्टी है उसको इंप्रूव किया जा सके। तो यहाँ पे आप फिफ्थ प्रिंसिपल में देखेंगे तो प्लान टू चेक एक्ट डेमिंग ने कहा है कि इसको यूज़ करना चाहिए, वहीं पे काइजन मॉडल का भी यूज़ करने को प्रमोट किया है। सिक्स्थ जो प्रिंसिपल है दैट इज़ यूज ट्रेनिंग ऑन द जॉब। यानी कि ये नहीं कि आपने रिक्रूटमेंट कर लिया उसके बाद फिर खाली उनसे काम करवाया जा रहा, नहीं, आप उनको इंप्रूवमेंट के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करिए। ट्रेन फॉर कंसिस्टेंसी टू हेल्प रिड्यूस वेरिएशन। यानी कि जो भाई आप एक ही काम को बार बार करते करते कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी खत्म हो जाती है या फिर वेरिएशन जो है वहाँ पे आ जाते हैं। तो कंसिस्टेंसी बनाने के लिए जो है वेरिएशन को रिड्यूस करने के लिए जो है आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करिए। अलाउ वर्कर टू अंडरस्टैंड देयर रोल इन द बिग पिक्चर। यानी कि वर्कर का क्या रोल है ओवरऑल इन ऑर्गेनाइजेशन, उसको समझाने की वहाँ पे जो है कोशिश करिए, उनको समझाइए। इनकरेज स्टाफ टू लर्न फ्रॉम वन अनदर एंड प्रोवाइड अ कल्चर एंड एनवायरनमेंट फॉर इफेक्टिव टीम वर्क। इनकरेज करिए स्टाफ को कि वो एक दूसरे से सीखें और उनको एक ऐसा कल्चर, एक ऐसा एनवायरनमेंट जो है प्रोवाइड करिए जहाँ पे वो टीम वर्क में काम करें और इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकें एज अ टीम। तो इसके लिए भी जो है यहाँ पे इनकरेज करना है। तो यानी कि आपको जो है ट्रेनिंग ऑन द जॉब जरूरी है प्रोवाइड करना ऑर्गेनाइजेशन में। सातवां प्रिंसिपल है दैट इज़ इम्प्लीमेंट लीडरशिप। लीडरशिप भी होना चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में। डोंट सिंपली सुपरवाइज, प्रोवाइड सपोर्ट एंड रिसोर्सेज सो दैट ईच स्टाफ मेंबर कैन डू हिज और हर बेस्ट। यानी कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई और आपका सुपरवाइजर खाली आपको सुपरवाइज कर रहा है, आपको लीड नहीं कर रहा है, तो ये क्या होगा कि कहीं ना कहीं जो इफेक्टिवनेस है, कहीं ना कहीं जो परफॉर्मेंस है वो पूरा हो सकती है। तो लीडरशिप को लाइए, यानी कि खाली ये नहीं कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है देख रहे हो जाके फिर आप जो है बॉस को चुंगली कर दे रहे हो, नहीं, बल्कि वहाँ पर उसको हेल्प करिए, वहाँ पर उसको रिसोर्सेज प्रोवाइड करिए, उसको सपोर्ट करिए। लीडरशिप को इंप्रूव करना है, लीडरशिप को इंप्लीमेंट करना है। बी अ कोच इंस्टीड ऑफ पुलिसमैन। यानी कि आप जो है वहाँ पे कोच बनिए, उसको गाइडेंस प्रोवाइड करिए। ये नहीं कि पुलिसमैन की तरह आए, उसने गलती कर दी, आपने उसका चालान काटा, उसको जो है पनिशमेंट दे दी। नहीं, तो पुलिसमैन का काम क्या होता है, भाई आपने गलती की आपको पनिशमेंट दे देते हैं, तो वो मत करिए, बल्कि कोच बनिए। अगर आपने गलती की है, सामने वाले ने गलती की तो उसको समझाइए, उसको गाइडेंस प्रोवाइड करिए। फिगर आउट व्हाट ईच पर्सन एक्चुअली नीड्स टू डू हिज और हर बेस्ट। तो लीडर्स की जो यहाँ पे जिसको भी लीडरशिप की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी उसको ये फिगर आउट करना चाहिए
कि क्या एक्चुअली जो पर्सन है, जो एम्प्लॉय है, उसको क्या चाहिए और कैसे वो अपनी परफॉर्मेंस को बेस्ट दे सकता है, कैसे वो बेस्ट परफॉर्म कर सकता है, उसके लिए जो है उस पर काम करना चाहिए। एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट है और जो ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप है, दोनों ही लीडरशिप की टाइप हैं, तो इस पे जो है इंपॉर्टेंस देना चाहिए, उस पर एम्फेसाइज करना चाहिए, उनकी इसकी इंपॉर्टेंस को बताना चाहिए, जिससे कि लीडरशिप अच्छे से परफॉर्म किया जा सके। वहीं पे 8वां है एलिमिनेट फियर। बहुत बार होता है कि जो बहुत सारे वर्कर्स होते हैं या फिर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो डर की वजह से भी बहुत बार परफॉर्म नहीं कर पाते हैं या फिर अपनी बात सामने नहीं रख पाते हैं। तो इस चीज़ को भी एलिमिनेट करने की रिक्वायरमेंट होती है। अलाउ पीपल टू परफॉर्म एट देयर बेस्ट बाय इंश्योरिंग दैट दे आर नॉट अफ्रेड टू एक्सप्रेस आइडियाज़ और कंसर्न। बहुत बार आपने देखा होगा कि जो है ग्रुप मीटिंग होती है, तो वहाँ पे बोला जाता है कि सजेशंस हैं किसी के पास तो दे दीजिए। तो डर के मारे हम सजेशन नहीं देते कि कहीं सामने वाले को ऐसा ना लगे कि हम गलत सजेशन दे रहे हैं या फिर कुछ हमारे पास नेगेटिव फीडबैक ना चला जाए हमारा। तो इस वजह से भी हम जो है बोलते नहीं है। क्यों? क्योंकि डर होता है। तो उस डर को ख़त्म करना है। तो अलाउ पीपल टू परफॉर्म एट देयर बेस्ट बाय इंश्योरिंग दैट दे आर नॉट अफ्रेड टू एक्सप्रेस आइडियाज़ और कंसर्न। लेट एवरीवन नो दैट द गोल इज़ टू अचीव हाई क्वालिटी बाय डूइंग मोर थिंग्स राइट। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपको सभी एम्प्लॉय को समझाना है कि यहाँ पे हमारा जो मेन मोटिव है कि हमें क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना है, हमें क्वालिटी हाई करनी है सही काम करके। एंड दैट मैनेजमेंट इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन ब्लेमिंग पीपल व्हेन मिस्टेक हैपन। और जो मैनेजमेंट है, अगर किसी से कोई गलती हो भी जाती है हाई क्वालिटी अचीव करने के लिए, तो उस गलती के लिए वो मैनेजमेंट ब्लेम नहीं करेगा, बल्कि आपको मोटिवेट करेगा, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। तो ये जो है वहाँ पे आपको समझाना होगा अपने एम्प्लॉय को, जिससे कि वो हाई क्वालिटी को अचीव करने के लिए काम कर सकें। मेक वर्कर फील वैल्यूड एंड इनकरेज देम टू लुक फॉर बेटर वेज टू डू थिंग्स। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे वर्कर को आपको जो है वैल्यू समझना होगा, उनको ये बताना होगा कि उनकी वैल्यू है ऑर्गेनाइजेशन में, वो ऑर्गेनाइजेशन उनके बगैर चल ही नहीं सकता है। इस तरीके से उनको जो है उनको समझाना होगा और उनको इनकरेज करना होगा कि वो जो काम कर रहे हैं उसको और अच्छे बेटर वे में कर सकें। इंश्योर दैट योर लीडर्स आर अप्रोचेबल एंड दैट दे वर्क विथ टीम टू एक्ट इन कंपनीज बेस्ट इंटरेस्ट। इस चीज़ को भी इंश्योर करना है कि जो लीडर्स होते हैं एम्प्लॉय के, वो अप्रोचेबल हैं। यहाँ भी बहुत बार होता है, अरे यार उनसे बात करना मुश्किल है, उनके पास तो जाना मुश्किल है, गार्ड जाने नहीं देता है, या फिर वो तो भाई बॉस है, उनके पास कैसे जा सकते हैं। तो ये चीज़ें उनके अंदर नहीं होनी चाहिए, एम्प्लॉय के अंदर ये डर नहीं होना चाहिए। उनको इस चीज़ को मैनेजमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि जो भी उनका बॉस है, जो भी उनका लीडर है, वो आसानी से अप्रोच किया जा सकता है, एम्प्लॉय जाके उनसे बात कर सकता है, और जो एम्प्लॉयज़ का लीडर है वो लीडर एम्प्लॉय के साथ मिलकर काम करता है बेस्ट इंटरेस्ट के लिए, क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए। तो इस चीज़ को इंश्योर करना मैनेजमेंट को चाहिए। वहीं पे नेक्स्ट है यूज ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन टू रिमूव फियर फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे क्या है कि कम्युनिकेशन भी फोकस किया गया है कि जब कम्युनिकेशन मैनेजमेंट और एम्प्लॉय और बॉस के बीच में होगा, तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि जो फियर है वो ख़त्म होगा। तो ऑनेस्ट और ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए एम्प्लॉयज़ और लीडर्स के बीच में। वहीं पे 9th प्रिंसिपल है ब्रेक डाउन बैरियर बिटवीन डिपार्टमेंट। अब क्या होता है कि डिपार्टमेंट में वेरियस होते हैं, एचआर डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो आपस में ही अगर जो है कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन होगा या फिर जो बैरियर्स होंगे, तो इस केस में क्या होगा कि जो ओवरऑल परफॉर्मेंस होती है, ओवरऑल क्वालिटी होती है, वो क्या होगी, डिक्रीज करेगी या फिर इंप्रूव नहीं कर पाएगी। तो जो भी बैरियर्स हैं, एचआर, मार्केटिंग, प्रोडक्शन मैनेजमेंट या अलग अलग जो डिपार्टमेंट है, उसमें जो भी बैरियर्स हैं उनको रिमूव करिए। बिल्ड द इंटरनल कस्टमर कॉन्सेप्ट, रिकॉग्नाइज दैट ईच डिपार्टमेंट और फंक्शन सर्व्स अदर डिपार्टमेंट दैट यूज देयर आउटपुट। तो यहाँ पे इस चीज़ को आपको जो है समझाना होगा कि इंटरनल कस्टमर है, हर डिपार्टमेंट एक दूसरे का क्या है, इंटरनल कस्टमर है। भाई मार्केटिंग के लिए आपको जो है प्रमोशन के लिए पैसे चाहिए, कहाँ जाओगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाओगे। फाइनेंस डिपार्टमेंट में आपको एम्प्लॉय चाहिए, कहाँ जाओगे, एचआर डिपार्टमेंट में जाओगे। प्रोडक्शन के लिए आपको जो है फाइनेंस चाहिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाओगे। तो हर डिपार्टमेंट क्या है, एक दूसरे से अटैच है और हर डिपार्टमेंट का आउटपुट जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट के लिए क्या हो जाता है, इनपुट हो जाता है। तो इस तरीके से आपको बताना होगा कि इंटरनल कस्टमर है यहाँ पे। बिल्ड ए शेयर्ड विजन, सभी डिपार्टमेंट के लिए एक शेयर्ड विजन प्रिपेयर करिए। ये नहीं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, एचआर अलग का काम कर रहा है, नहीं, सभी डिपार्टमेंट मिलकर जो है एक ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी को इंप्रूव करने के काम कर रहे हैं। शेयर्ड विजन को क्रिएट करिए। यूज ए क्रॉस फंक्शनल टीम वर्क टू बिल्ड अंडरस्टैंडिंग एंड रिड्यूस एडवर्सियल रिलेशनशिप। तो यहाँ पे क्या है, क्रॉस फंक्शनल टीम वर्क, यानी कि
आप एक ऐसा टीम बनाइए कि एक एचआर का आ गया, उसमें से एक फाइनेंस का आ गया, एक मार्केटिंग से आ गया, एक प्रोडक्शन से आ गया, और ये क्रॉस फंक्शनल टीम वर्क हो गया। और ये जो क्रॉस फंक्शनल टीम जब काम करेगी मिलकर, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में जो बैरियर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं रिमूव होगा और एक रिलेशनशिप भी डेवलप होगा उनके बीच में। फोकस ऑन कोलाबोरेशन एंड कंसेंसस, यहाँ पे क्या है कि कोलाबोरेशन और कंसेंसस पे फोकस करना चाहिए, यानी कि एक जैसे सब सोचें, एक जैसा मिलकर काम करें। तो दैट इज द 9th प्रिंसिपल, ब्रेक डाउन बैरियर बिटवीन डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है 10th, गेट रिड ऑफ अनक्लियर स्लोगन। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग जो है मोटिवेट करने के लिए डायलॉग देते हैं या फिर कुछ बोलते हैं, उनके लिए मोटिवेशनल वर्ड्स बोलते हैं, तो वो वर्ड्स ऐसे होते हैं कि सामने वाले को समझ ही नहीं आता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अनक्लियर स्लोगन का यूज़ नहीं करना है। लेट पीपल नो एग्जैक्टली वॉट यू वॉन्ट, डोंट मेक देम गेस, यानी कि आप क्या चाहते हो ये उनको पता चले, ये नहीं कि उनको गेस करने के लिए आपने कुछ ऐसा बोल दिया कि सामने वाला सोच है कि अच्छा ये चाहता क्या है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक्सीलेंस इज सर्विस इज शॉर्ट एंड मेमोरेबल, बट वॉट डज इट मीन, हाउ इज इट अचीव, ये हमें पता ही नहीं चलता। आपने बोल दिया कि एक्सीलेंस इन सर्विस, तो अब कैसे अचीव किया जाएगा, क्या मतलब होता है इसका, नहीं पता चल रहा है, तो यहाँ पे गेस करना पड़ेगा। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि आप ये कहिए क्या कि द मैसेज इज क्लियर इन स्लोगन लाइक यू कैन डू बेटर इफ़ यू ट्राई। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये चीज़ पता चल रही है कि अगर हम ट्राई करेंगे तो हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्लियर है। तो स्लोगन जो भी यूज़ किया जा रहा है वो क्लियर होना चाहिए, वहाँ पे गेस वाले चांसेस ना हो तो बेटर है। तो एक्सीलेंस इन सर्विस, ये गेसिंग हो गया, यहाँ पे जो है क्लियर नहीं है कि कैसे हम एक्सीलेंस पा सकते हैं। लेकिन यू कैन डू बेटर इफ़ यू ट्राई, ये क्या है, यहाँ पे क्लियर है कि अगर हम ट्राई करेंगे, बार बार किसी काम को करेंगे तो हम बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर, तो इस तरीके से जो है क्लियर स्लोगन का यूज़ करना है, अनक्लियर स्लोगन का यूज़ नहीं करना है। क्लियर, डोंट लेट वर्ड्स एंड नाइस साउंडिंग फ्रेजेस रिप्लेस इफेक्टिव लीडरशिप। तो यानी कि नाइस साउंडिंग फ्रेजेस का यूज़ कर रहे हो, वर्ड्स का यूज़ कर रहे हो, तो लीडरशिप को इनसे जो है रिप्लेस करने की जरूरत ना पड़े। आउटलाइन योर एक्सपेक्टेशन एंड देन प्रेज पीपल फेस टू फेस फॉर डूइंग गुड वर्क। यहाँ पे क्या है कि अपने एक्सपेक्टेशन को बताइए कि आप क्या चाहते हो, और फिर उस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग जो भी एम्प्लॉय काम करता है उसको फेस टू फेस बुलाइए और उसको जो है अप्रेज करिए कि हाँ शाबाश, आपने गुड काम किया, आपने बहुत अच्छा काम किया, यू कैन डू बेटर। क्लियर, तो इस तरीके से जो है आप अनक्लियर स्लोगन का यूज़ ना करें। क्लियर, नेक्स्ट है 11th, एलिमिनेट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो आपने पढ़ा होगा MBO। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव को एलिमिनेट करिए। डेमिंग के 14 प्रिंसिपल में 11th प्रिंसिपल है। डेमिंग सेड दैट प्रोडक्शन टारगेट इनकरेज हाई आउटपुट एंड लो क्वालिटी, यानी कि जब भी किसी एम्प्लॉय को आप प्रोडक्शन टारगेट दोगे कि आपको एक दिन में जो है 100 यूनिट प्रोड्यूस करना है, तो उस केस में क्या होगा कि आउटपुट तो वो दे देगा लेकिन क्वालिटी क्या हो जाएगी, पुअर हो जाएगी। तो इसलिए मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव मत करिए, यानी कि टारगेट आप सेट मत करिए। लुक एट हाउ द प्रोसेस इज कैरिड आउट, नॉट जस्ट न्यूमेरिकल टारगेट। यहाँ पे क्या है कि प्रोसेस किस तरीके से कैरिड आउट हो रहा है, कैसे प्रोडक्ट बन रहा है, उस पर फोकस करिए, ना कि कितना प्रोडक्ट उसने बना दिया इस पे। क्लियर, तो मेजर द प्रोसेस रेदर देन द पीपल बिहाइंड द प्रोसेस। तो प्रोसेस को मेजर करिए, बल्कि जो पीपल है प्रोसेस के पीछे उनको मेजर करने के बजाय प्रोसेस को मेजर करिए। तो ये एलिमिनेट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट प्रिंसिपल है 12th, दैट इज रिमूव बैरियर टू प्राइड ऑफ वर्कमैनशिप, यानी कि अगर कोई टारगेट अचीव हुआ है तो उसका क्रेडिट वर्कर्स को लेने दीजिए। यानी कि ऐसा ना हो कि कोई टारगेट अचीव हो तो खाली बॉस क्रेडिट ले रहा है, वर्कर्स को कोई क्रेडिट ही नहीं जा रहा है। अलाउ एवरीवन टू टेक प्राइड इन देयर वर्क विदाउट बीइंग रेटेड और कंपेयर, यानी कि एक दूसरे की रेटिंग ना करके, एक दूसरे को कंपेयर ना करके, सभी को जो है आप जो है काम का प्राइड लेने दीजिए। ट्रीट वर्कर द सेम एंड डोंट मेक देम compete with अदर वर्कर फॉर मॉनिटरी एंड अदर रिवॉर्ड, यानी कि आप जो है सभी वर्कर को एक जैसा ट्रीट करिए और साथ ही साथ उनको compete करने के लिए मजबूर मत करिए मॉनिटरी या फिर किसी अदर रिवॉर्ड के बेसिस पे, क्योंकि जब आप compete करना शुरू कर देंगे तो वो अपनी परफॉर्मेंस को देखेंगे और ओवरऑल परफॉर्मेंस को छोड़ देंगे। 13th है इम्प्लीमेंट एजुकेशन एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट, जो कि ट्रेनिंग वगैरह की बात होगी, तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। एजुकेशन को भी इम्प्लीमेंट करिए, साथ ही साथ सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं। इम्प्रूव द करंट स्किल ऑफ वर्कर की जो करंट स्किल है उसको इंप्रूव करिए। एनकरेज पीपल टू लर्न न्यू स्किल्स टू प्रिपेयर फॉर फ्यूचर चेंजेस एंड चैलेंजेस, यानी कि यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको आपको जो है इनकरेज करना है कि वो नए नए स्किल्स सीखें। अभी तक आप हाथ से जो है रजिस्टर पे जो है अकाउंटिंग करते थे, अब जो है आप ERP सीख लीजिए, ERP का कोई नया वर्जन आया तो उसको सीख लीजिए। तो इनकरेज करना है कि जो नए नए स्किल्स आ रहे हैं वो सीखें, जिससे कि आगे आने वाले चैलेंजेस और जो भी चेंजेस हैं उसको एक्सेप्ट किया सके, उसके लिए प्रिपेयर किया जा सके। बिल्ड स्किल टू मेक योर वर्कफोर्स
मोर एडॉप्टेबल टू चेंज एंड बेटर एबल टू फाइंड एंड अचीव इम्प्रूवमेंट। अपने जो वर्कर्स हैं उनके अंदर एक ऐसा स्किल्स बिल्ड करिए जिससे कि वो जो भी चेंज होता है आगे उसको अडॉप्ट कर सकें और इम्प्रूवमेंट कंटिन्यूस बेसिस पे कर सके। वहीं पे नेक्स्ट है दैट इज़ 14th, मेक ट्रांसफॉर्मेशन एवरीवन्स जॉब, यानी कि सभी के जॉब में जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनके जॉब में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लेके आइए, यानी कि चेंज लेके आइए। इम्प्रूव योर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन बाई हैविंग ईच पर्सन टेक अ स्टेप टुवर्ड क्वालिटी, यानी कि अपने ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को अगर इम्प्रूव करना है तो सभी एम्प्लॉयज़ को, सभी पर्सनस को मोटिवेट करिए, ट्रांसफॉर्म करिए या चेंज करिए जिससे कि वो एक स्टेप आगे बढ़ाएं क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। एनालाइज each small step and understand how it fits into the larger picture, और जो भी मूवमेंट हो रहा है, जो भी चेंज हो रहा है उस सभी को जो है आप एनालाइज करिए और समझिए कि किस तरीके से जो ओवरऑल इम्प्रूवमेंट है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का इम्प्रूवमेंट है, क्या उस पर कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है या फिर नहीं पड़ रहा है। क्लियर? तो ट्रांसफॉर्मेशन भी लेके आना जरूरी है। तो ये जो है डेमिंग्स के 14 प्रिंसिपल्स थे। तो आपने सारे के सारे प्रिंसिपल्स देखे। पहला प्रिंसिपल था क्रिएट ए कॉन्स्टेंट पर्पस टुवर्ड इम्प्रूवमेंट, दूसरा था अडॉप्ट द न्यू फिलॉसफी, तीसरा स्टॉप डिपेंडिंग ऑन इंस्पेक्शंस, चौथा यूज अ सिंगल सप्लायर फॉर एनी वन आइटम, फिफ्थ है इम्प्रूव कॉन्स्टेंटली एंड फॉर एवर, सिक्स्थ है यूज ट्रेनिंग ऑन द जॉब, सेवंथ है इम्प्लीमेंट लीडरशिप, एट है एलिमिनेट फियर, नाइन्थ है ब्रेक डाउन बैरियर बिटवीन डिपार्टमेंट, टेंथ था गेट रिड ऑफ अनक्लियर स्लोगन, 11th है एलिमिनेट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, 12th रिमूव बैरियर टू प्राइड ऑफ वर्कमैनशिप, 13th है इम्प्लीमेंट एजुकेशन एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड 14th इज मेक ट्रांसफॉर्मेशन एवरीवन्स जॉब। जुरांस क्वालिटी ट्रायोलॉजी। देखिए ट्रायोलॉजी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3 रिलेटेड थिंग्स। तो यहाँ पे क्या है, क्वालिटी ट्रायोलॉजी है। क्वालिटी ट्रायोलॉजी यानी कि क्वालिटी से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसको अगर ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करे तो वो अपने यहाँ पे क्वालिटी मैनेजमेंट इफेक्टिव तरीके से कर सकता है, क्वालिटी को अपने ऑर्गेनाइजेशन में मैनेज कर सकता है। क्लियर? तो जुरांस क्वालिटी ट्रायोलॉजी कहने का मतलब क्या हो गया कि जुरांस, डॉक्टर जोसेफ एम जुरान थे, उन्होंने जो है इस क्वालिटी ट्रायोलॉजी को बताया था, कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट किया था, इसलिए इसको क्या कहा गया, जुरांस क्वालिटी ट्रायोलॉजी। तो इसको कहीं कहीं पे हम जुरान ट्रायोलॉजी भी कहते हैं या फिर आप इसको क्वालिटी ट्रायोलॉजी के नाम से भी आप जो है पढ़ने को पाएंगे। तो इसको जुरान्स क्वालिटी ट्रायोलॉजी या फिर जुरान ट्रायोलॉजी या फिर क्वालिटी ट्रायोलॉजी कहा जाता है। तो यहाँ पे क्वालिटी से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको अगर ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करता है तो क्वालिटी मैनेजमेंट कर पाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट किया था डॉक्टर जोसेफ एम जुरान इन 1986। तो जोसेफ एम जुरान ने 1986 में इसको प्रेजेंट किया था, इसलिए इनके नाम के, क्वालिटी ट्रायोलॉजी के नाम के आगे ही जुरान लगा दिया गया, इसलिए क्या कहा गया, जुरान्स क्वालिटी ट्रायोलॉजी। तो ये क्या है, इट इज़ अ मीन्स टू मैनेज फॉर क्वालिटी, यानी कि क्वालिटी को अगर मैनेज करना है तो आप जुरान्स की क्वालिटी ट्रायोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इन क्वालिटी ट्रायोलॉजी को फॉलो कर सकता है। तो जो जुरान्स क्वालिटी ट्रायोलॉजी है ये हर फंक्शन में, हर लेवल पे, हर प्रोडक्ट और हर सर्विस के लिए एप्लीकेबल होता है। इट फिट्स ऑल फंक्शन, ऑल लेवल्स एंड ऑल प्रोडक्ट एंड सर्विस लाइन। चाहे आप मार्केटिंग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, चाहे आप प्रोडक्शन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, चाहे आप हाई लेवल पे हो, चाहे लोअर लेवल पे हो, चाहे मिडिल लेवल पे हो, चाहे आप जो है गुड्स बना रहे हो, चाहे कोई सर्विस डिलीवर कर रहे हो, तो हर जगह पे क्वालिटी ट्रायोलॉजी का आप यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? मैनेजिंग फॉर क्वालिटी कंसिस्ट ऑफ 3 यूनिवर्सल प्रोसेस। तो क्वालिटी ट्रायोलॉजी में 3 यूनिवर्सल प्रोसेस हैं जिसका यूज़ करके क्वालिटी को आप जो है मैनेज कर सकते हैं जुरान्स के अकॉर्डिंग। तो वो कौन कौन से हैं? पहला है क्वालिटी प्लानिंग, दूसरा है क्वालिटी कंट्रोल और तीसरा है क्वालिटी इंप्रूवमेंट। ये 3 क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी इंप्रूवमेंट ही मिलाकर क्या बनाते हैं, क्वालिटी ट्रायोलॉजी बनाते हैं। तो क्वालिटी से रिलेटेड 3 चीज़ें, क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी इंप्रूवमेंट, इन्हीं को क्या कहा गया, क्वालिटी ट्रायोलॉजी कहा गया। और किसने दिया था, जुरान्स ने, इसलिए जुरान्स क्वालिटी ट्रायोलॉजी इसको कहते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट है दैट इज़ क्वालिटी प्लानिंग। तो देखिए प्लानिंग यानी कि यहाँ पे आपको क्वालिटी को लेकर प्लानिंग करना है। तो क्वालिटी यानी कि क्वालिटी मतलब क्या होता है कि वो ऐसी चीज़ जो कस्टमर की नीड को फुलफिल कर दे, वो क्वालिटी प्रोडक्ट है। जो ना कर पाए वो क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है। तो कस्टमर की नीड को फुलफिल करने के लिए आपको क्या पहले सबसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आपने कस्टमर को आइडेंटिफाई योर कस्टमर कि आपके इंटरनल कस्टमर, एक्सटर्नल कस्टमर कौन है। फिर उसके बाद उनकी क्या नीड है, आइडेंटिफाई योर कस्टमर्स नीड। आप क्या कर रहे हो, क्वालिटी को प्लान कर रहे हो कि क्या प्रोडक्ट बनाना है, क्या सर्विस देना है, उसको आप प्लानिंग कर रहे हो। तो सबसे पहले आप कस्टमर को जानिए कि आपके कस्टमर हैं कौन, उनकी नीड क्या है। उसके बाद फिर डेवलप प्रोडक्ट फीचर एज पर द नीड ऑफ कस्टमर। कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट के फीचर्स को डेवलप करिए कि अच्छा कस्टमर की ये नीड है और कस्टमर को ये
ये फीचर्स चाहिए होते हैं। देन डेवलप प्रोसेस एज पर द प्रोडक्ट फीचर, यानी कि जो भी आपने प्रोडक्ट फीचर आपने आइडेंटिफाई किया है उसके अकॉर्डिंग जो है प्रोसेस क्या होगा प्रोडक्ट को डेवलप करने का, प्रोसेस क्या होगा सर्विस को डिलीवर करने का, उस चीज़ को डेवलप करिए। और जब आप ये पूरी प्लानिंग कर लेते हो कि क्या फीचर्स होंगे, क्या प्रोसेस होगा, उसके बाद फिर आप क्या करते हो, ऑपरेशन में ट्रांसफ़र कर देते हो, यानी कि अब जो है प्रोडक्ट को बनाना या फिर सर्विस को डिलीवर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसके बाद अगला स्टेप क्या आता है, दैट इज़ क्वालिटी कंट्रोल। अब जब प्रोडक्ट बन रहा होता है या फिर सर्विस को आप डिलीवर कर रहे होते हो तो वहाँ पे जो है क्वालिटी कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। अब सपोज करें कि आपने जो है सर्विस को डिलीवर करने के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया था कि कोई भी अगर कस्टमर आपके रेस्टोरेंट में आता है तो आप जो वेटर है वो 5 मिनट के अंदर उनको जो है रिपोर्ट करेगा और जो है उनको जो है जो भी सर्विसेज बेसिक सर्विसेज होती है वो प्रोवाइड करेगा। क्लियर, ये आपने स्टैंडर्ड सेट किया। लेकिन जब आप सर्विस को प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हो तो वहाँ पर आपको पता चलता है कि नहीं, जो वेटर है वो 10 मिनट लगा रहा है या फिर जो सर्विस को पूरा डिलीवर करने में टाइम लग रहा है वो 15 से 20 मिनट लग जा रहा है। तो यहाँ पर जो है आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर क्या करते हो, क्वालिटी कंट्रोल करते हो। It include the aspect like measurement of actual performance, comparison of actual performance with set standard और target and taking collective measure to exclude the differences। यानी कि यहाँ पे क्या होता है क्वालिटी कंट्रोल में कि आप जो है एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र करते हो, देन उस जो भी डिफरेंसेस होता है जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया था, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर करके जो भी डिफरेंसेस होते हैं उसको इंटरप्रेट करते हो और फिर उस डिफरेंसेस को रिमूव करने के लिए जो है एक्शन लेते हो कि उसको करेक्टिव एक्शन जो वहाँ पे लेते हो। तो दैट इज़ कॉल्ड क्वालिटी कंट्रोल। तो आपने पहले क्या किया, क्वालिटी प्लानिंग किया कि कैसे प्रोडक्ट बनाना है, क्या इस प्रोसेस होगा, क्या सिस्टम होगा, कैसे सर्विस को डिलीवर करना है। उस प्लानिंग के बाद आप क्या करते हो, क्वालिटी को कंट्रोल करते हो, यानी कि जो भी आपने क्वालिटी प्रोडक्ट या क्वालिटी सर्विस डिलीवर करने की बात कही, जो भी स्टैंडर्ड सेट किए उसके अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर उसके अकॉर्डिंग सर्विस डिलीवर हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको आप चेक करते हो, स्टैंडर्ड से मेजर करते हो। अगर कोई डिफरेंसेस होता है तो वहाँ पे आप जो है इसको करेक्टिव एक्शन लेते हो। और वहीं पे जो तीसरा आता है दैट इज़ क्वालिटी इंप्रूवमेंट। क्वालिटी इंप्रूवमेंट यहाँ पे देखिए नाम से क्लियर है कि इंप्रूवमेंट यानी कि जो भी आपका प्रोसेस है, जो भी आप सर्विस डिलीवर कर रहे हो जिस भी प्रोसेस के ज़रिए, उसमें अगर आपको लगता है कि कुछ इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो वहाँ पे आपको वो चीज़ करनी चाहिए। फोकस ऑन मेकिंग प्रोसेस बेटर बाय इन्वेस्टिगेटिंग चेंजेस एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन मेक टू मोर इफेक्टिवली मीट दी कस्टमर नीड। यानी कि कस्टमर की नीड को इफेक्टिवली मीट करने के लिए अगर ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस में कोई चेंज करने की ज़रूरत है तो वहाँ पे जो है उसको आपको चेंज करना चाहिए। तो दैट इज़ कॉल्ड क्वालिटी इंप्रूवमेंट। लाइक सिक्स सिग्मा इज़ ए हाईली रिगार्डेड स्ट्रेटजी फॉर प्रोसेस इंप्रूवमेंट एंड प्रॉब्लम रिडक्शन, फोकसिंग ऑन आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग कॉजेज ऑफ एरर एंड मिनिमाइजिंग वेरिएबिलिटी। तो सिक्स सिग्मा क्या है, सिक्स सिग्मा यही तो करता है कि जो भी एरर्स होते हैं उसको उसके कॉज को आइडेंटिफाई करके उस कॉजेज को वो रिमूव करता है। तो इससे क्या होता है कि जो आपकी क्वालिटी प्रोसेस है वो इंप्रूव होती है, यानी कि जो भी आपका प्रोसेस होता है वो इंप्रूव होता है, जिससे कि आप क्या होगा, आप क्वालिटी प्रोडक्ट या क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे। तो क्वालिटी को इंप्रूव करने की भी कोशिश करिए, यानी कि यही नहीं कि आपने एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दे दिया अब उसी को आप कंटिन्यूस दिए नहीं, जो आपने क्वालिटी प्रोडक्ट बनाया है उसको और इंप्रूव करिए और इंप्रूव करिए। आप देखते होंगे मोबाइल में हो गया, चाहे कोई प्रोडक्ट हो गया, चाहे कोई सर्विस हो गया, आप देखते होंगे आए दिन कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं। चेंजेस क्यों करते हैं, जिससे कि वो अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सके, अपनी क्वालिटी को इंप्रूव कर सके। तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने के लिए जो है कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको क्वालिटी इंप्रूवमेंट करना है, इसकी नीड है कि नहीं है उसको प्रूव करना होगा ऑर्गेनाइजेशन में कि हाँ हमें जो है इस प्रोडक्ट की, इस सर्विस की क्वालिटी को इंप्रूव करने की ज़रूरत है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, उस क्वालिटी जो भी जिस भी प्रोसेस की क्वालिटी को इंप्रूव करना है उसके लिए एक प्रोजेक्ट टीम तैयार करेंगे। वो प्रोजेक्ट टीम क्या करेगी, वो डायग्नोस करेगी कि क्या कॉजेज़ हैं, किसकी वजह से जो है क्वालिटी लोअर है या फिर क्वालिटी में ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है, उस कॉजेज़ को आइडेंटिफाई करेगी और उसके बाद जो है उसके लिए रेमेडीज़ जो है वो प्रोवाइड करेंगी और प्रूव करेंगे कि वो रेमेडीज़ इफेक्टिव है, यानी कि अगर उस रेमेडीज़ का यूज़ किया जाता है तो उनकी परफॉर्मेंस, उनकी क्वालिटी क्या होगी, इंप्रूव हो जाएगी। और उसके बाद डील विथ रेजिस्टेंस टू चेंज, यानी कि बहुत बार होता है कि जब भी कोई नया चेंज किया जाता है, कोई इंप्रूवमेंट किया जाता है तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं या फिर जो कस्टमर होते हैं वो रजिस्ट करते हैं चेंज से, यानी कि वो नहीं चाहते कि नहीं नहीं हमें नया नहीं, हमें पुराना वाला ही चाहिए था, तो वो रजिस्ट करते हैं। तो उसको भी डील करना होता है
क्वालिटी इंप्रूवमेंट में। तो यही जुरांस क्वालिटी ट्रायोलॉजी है, यानी कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को क्वालिटी मैनेजमेंट करना है, अपने यहाँ पे क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, तो उनको जो है क्वालिटी ट्रायोलॉजी फॉलो करना चाहिए। यानी कि पहले तो क्वालिटी प्लानिंग करनी चाहिए, उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल करना चाहिए, यानी कि जो भी प्लानिंग की तो उसके अकॉर्डिंग जो है प्रोसेस परफॉर्म किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। अगर परफॉर्म नहीं किया जा रहा है तो करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए, क्वालिटी इंप्रूव करना चाहिए। करेक्टिव एक्शन का मतलब क्या हो गया कि क्वालिटी को इंप्रूव करना चाहिए, और इंप्रूवमेंट की जरूरत है कि नहीं जरूरत है पहले उसको प्रूव करें, फिर प्रोजेक्ट टीम बनाएं, और वो टीम जो है कॉजेज़ को आइडेंटिफाई करेगी और उसके लिए जो है रेमेडीज़ प्रोवाइड करेगी, और फिर जो भी रेजिस्टेंस होगा चेंज करने से रेजिस्टेंस करेंगे उनको जो है डील करेगी। तो दैट इज़ क्वालिटी इंप्रूवमेंट। तो क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट इज नॉन एज क्वालिटी ट्रायोलॉजी गिवन बाय द जुरांस। PDCA साइकिल, क्वालिटी मैनेजमेंट का, कॉन्टिन्यूस क्वालिटी मैनेजमेंट का एक और टेक्निक PDCA साइकिल। PDCA मीन्स प्लान, डू, चेक, एक्ट साइकिल। P से प्लान, D से डू, C से चेक एंड A से एक्ट साइकिल। तो ये जो PDCA साइकिल जो टेक्निक है, इसको डेवलप किया था 1950s में मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं डॉक्टर विलियम एडवर्ड डेमिंग ने। तो इन्होंने जो है 1950s में PDCA साइकिल जो है डेवलप किया था, किस लिए? ताकि कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट किया जा सके क्वालिटी में, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट में। और ये क्या है? रिपीटेटिव 4 स्टेज मॉडल है। PDCA 4 स्टेज मॉडल है, और रिपीटेटिव यानी कि ये रिपीट होता रहता है। ये नहीं कि एक बार आपने कर दिया दैट्स इट, नहीं, ये कंटिन्यूस बेसिस पे जो है आप जो है इस साइकिल को परफॉर्म करते रहते हो, जिससे कि आपके बिजनेस प्रोसेस या फिर जो क्वालिटी है वो इंप्रूव होती रहे। तो ए रिपीटेटिव 4 स्टेज मॉडल फॉर कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट इन बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, ए मॉडल ऑफ क्वालिटी इंप्रूवमेंट ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस। तो ये क्या है? ऑनगोइंग बेसिस पे, यानी कि आपने सपोज करिए कि कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, उस प्रोजेक्ट के जो है आपने पहले प्लानिंग की, उसमें जो भी आपने प्लानिंग की उसको जो है इम्प्लीमेंट किया, फिर उसको चेक किया अकॉर्डिंग टू प्लान है कि नहीं। अगर अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं है तो आप फिर वहाँ पे एक्ट करते हो और फिर से प्लानिंग करते हो। क्लियर? फिर से प्लानिंग करोगे, फिर से जो है इंप्लीमेंट करोगे, फिर से चेक करोगे, फिर से उसमें इंप्रूवमेंट लाओगे, फिर से प्लानिंग करोगे। तो एक कॉन्टिन्यूस बेसिस पे लगातार ये चलता रहता है, जिससे कि आप कंटिन्यूस बेसिस पे क्वालिटी इंप्रूव करते रहते हैं। तो ये क्या हो गया? ये कॉन्टिन्यूस लूप हो गया किस चीज़ का? प्लानिंग, डूइंग, चेकिंग एंड एक्टिंग, देन अगेन से प्लानिंग, डूइंग, चेकिंग, एक्टिंग। ये क्या है? कॉन्टिन्यूस बेसिस पे लूप में चलता रहता है। तो ऑल्सो नॉन एज PDSA साइकिल। तो PDCA साइकिल को हम PDSA साइकिल कहते हैं, यानी कि प्लान, डू, स्टडी, एक्ट साइकिल, या फिर डेमिंग साइकिल, या फिर डेमिंग व्हील, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट स्पाइरल या शिवर्ट साइकिल, या फिर कंट्रोल सर्कल, या फिर साइकिल भी कहते हैं। तो ये क्या है? कॉन्टिन्यूस लूप है किस चीज़ का? प्लान, डू, चेक, एक्ट, प्लान, डू, चेक, एक्ट। एक कंटिन्यूस बेसिस पे जो है ऑर्गेनाइजेशन में लोग इस PDCA साइकिल को क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने के लिए जो है परफॉर्म करते रहते हैं। तो सबसे पहला स्टेज होता है प्लान। तो प्लान यानी कि प्रिपरेशन फॉर इंप्रूवमेंट इन दी प्रोजेक्ट। आप कोई प्रोजेक्ट रन कर रहे हो या फिर कोई भी चीज़ एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, तो उसमें आपको जो है कुछ इंप्रूवमेंट करना है, तो आप पहले क्या करोगे? प्लान करोगे। तो प्लान में क्या करते हैं? डिटरमाइन द गोल्स, टारगेट एंड डिटरमाइन द मेथड टू रीच गोल, यानी कि जो भी आपने गोल या फिर टारगेट डिटरमाइन किया है ब्रेन स्टॉर्मिंग के जरिए, अब उस गोल को, उस टारगेट को अचीव करने के लिए क्या मेथड होगा उसको भी जो है आप डिटरमाइन करिए। तो प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग में पूरी तैयारी करते हैं कि कब, कहाँ, कैसे, क्या करना है, किसके द्वारा किया जाना है। क्लियर? तो प्रिपरेशन फॉर इंप्रूवमेंट इन प्रोजेक्ट। उसके बाद जब आप प्लान कर लेते हो, तो आप प्लान कर लिया तो उसको जो है इंप्लीमेंट भी तो करना होगा। तो नेक्स्ट स्टेज आता है डू। डू मीन्स इंप्लीमेंटिंग द इम्प्रूव्ड प्रोजेक्ट, यानी कि जो भी आपने प्लानिंग की है इंप्रूवमेंट के लिए और जो भी टेक्निक यूज़ किया है इंप्रूवमेंट के लिए, उस चीज़ को आप इंप्लीमेंट करिए। और इंप्लीमेंट करके आप जो है एजुकेशन प्रोवाइड करिए, जो भी एम्प्लॉयज़ उसमें इन्वॉल्व हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करिए और काम को कंडक्ट करवाइए, यानी कि इम्प्लीमेंट दी वर्क। अब जब आपने प्लानिंग कर ली, प्लानिंग करने के बाद इंप्रूवमेंट करने के लिए प्लानिंग कर ली, उसके बाद फिर जो भी इंप्रूवमेंट के लिए प्लानिंग की उसको आपने इंप्लीमेंट कर दिया, तो अगला स्टेज क्या आ जाएगा? डेट इज़ चेक, यानी कि जो आपने प्लान किया था क्या उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, उसके अकॉर्डिंग क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, यानी कि एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है और जो आपने प्लान किया था वो उसकी परफॉर्मेंस क्या है, उसको आप क्या कंपेयर करते हो। तो चेक द रिजल्ट ऑफ इम्प्रूव्ड प्रोजेक्ट, यानी कि जो भी आपने इंप्रूवमेंट करने की कोशिश की थी प्लानिंग करके, क्या उसमें कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, उसको चेक करिए। कंपेयर द डिजायर्ड एंड एक्चुअल रिजल्ट, जो डिजायर्ड रिजल्ट था जिसमें आपने प्लानिंग की थी और जो एक्चुअल रिजल्ट है उसको कंपेयर करिए, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि चेक करिए कि कहीं कोई डिफरेंसेस तो नहीं है, यानी कि जो आप इंप्रूवमेंट चाहते थे वो इंप्रूवमेंट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, जो भी आपने डिजायर्ड रिजल्ट एक्सपेक्ट किया था वो डिजायर्ड रिजल्ट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, उसको एक्चुअल रिजल्ट से कंपेयर करिए। उसके बाद फिर आप जब चेक कर लेते हैं तो अब आता है काम
नाम एक्ट का। एक्ट यानी कि अगर आपको लगता है कि जो हम चाहते थे वो चीज़ नहीं अचीव हो पा रही है तो दोबारा से क्या करोगे, आप उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करोगे। तो या फिर आप जिनकी वजह से भी वो इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, जिस भी वजह से वो प्रॉब्लम आ रही है कि जो आप डिजायर्ड रिजल्ट था उसको आप अचीव नहीं कर पा रहे हो, तो उसको क्या करोगे, उसके जो कॉजेज़ होते हैं आप उसको रिमूव करने की कोशिश करते हो। रिमूव द कॉज फॉर वेरिएशन बिटवीन टारगेट एंड एक्चुअल रिजल्ट, यानी कि जो भी टारगेट आप चाहते थे, जो भी आपका गोल था, ऑब्जेक्टिव था, और जो आपका एक्चुअल रिजल्ट आया है उसमें जो भी वेरिएशन हो रहा है जिस भी वजह से, उसको रिमूव करिए एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन फॉर कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट। और अब जो है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए अप्रोप्रिएट एक्शन लीजिए। अगर जो है डिफरेंसेस नहीं आ रहे हैं, यानी कि जैसा आप चाहते थे वैसा हो रहा है, तो वेट करिए, फिर कुछ फर्दर इंप्रूवमेंट करने के लिए बाद में फिर से आप जो है पीडीए साइकिल परफॉर्म करिएगा। लेकिन अगर कहीं डिफरेंसेस आ रहे हैं तो तुरंत आपको जो है दोबारा से करेक्टिव एक्शन लेना होगा और फिर से पीडीसीए साइकिल को परफॉर्म करना होता है। तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूस बेसिस पे जो है क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने के लिए कॉन्टिन्यूस बेसिस पे परफॉर्म की जाने वाली एक्टिविटी है पीडीसीए साइकिल। क्वालिटी मैनेजमेंट टूल है। प्लान, डू, चेक, एक्ट। हम सभी लोग अक्सर मेडिकल शॉप पे मेडिसिन परचेज करने जाते ही हैं। तो आपने देखा होगा कि मेडिकल शॉप पे जो दवाइयाँ होती हैं उनको जो मेडिकल शॉप ऑनर्स होते हैं वो लोग अरेंज करके रखते हैं। इतने अच्छे तरीके से अरेंज करके रखते हैं कि उतनी सारी दवाइयों में से जब अगर आप कोई दवाई मांगते हो, मेडिसिन मांगते हो, कोई भी, चाहे डेली रूटीन वाली दवाइयाँ हो, चाहे आप कोई स्पेशल दवाई हो, तो आप जब उसको डिमांड करते हैं तो वो तुरंत के तुरंत जो है कुछ ही सेकंड में आपको जो है दवाई निकाल कर उतनी बड़ी दुकान से आपको लाकर दे देते हैं। तो उनको कैसे पता चलता है कि कौन सी दवाई कहाँ है? क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ों को सॉर्ट करके रखा हुआ है, अरेंज करके रखा हुआ है। तो इस सॉर्ट करने की वजह से, जो अरेंज करके रखा है सारी चीज़ों को, इसकी वजह से जो वेटिंग टाइम होता है, जो कस्टमर का वेटिंग टाइम था, वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। और इससे क्या होती है, परफॉर्मेंस बढ़ती है, सेल्स बढ़ेगी। भाई आप एक कस्टमर के पीछे 10 मिनट लगा रहे हो तो कहीं ना कहीं उस 10 मिनट में आप और 10 कस्टमर को डील कर सकते थे, लेकिन आपने अरेंज नहीं किया था सारी चीज़ों को सही तरीके से, तो आप जो है 10 मिनट में सिर्फ एक ही कस्टमर को डील कर पा रहे हो। तो आपका जो वेस्ट है वो यहाँ पे रिड्यूस किया जाता है काइजन का यूज़ करके। तो काइजन टेक्निक यही कहता है, काइजन कहता है कि आप छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने बिजनेस में करते रहिए, जिससे कि आपका जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगा, आपका जो वेटिंग टाइम है वो कम होगा, आपका जो वेस्टेज है वो कम होगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इसी तरीके से आप टूल्स ऑर्गेनाइजेशन में जो है, आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में टूल्स बहुत सारे यूज़ होते हैं। अब ये सारे टूल्स जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, अगर आप इनको जो है मिक्स करके ऐसे सब जो है छितर बितर कर दीजिए, तो आप क्या ढूंढने पे, अगर कोई टूल की जरूरत पड़ेगी तो आप ढूंढते रहोगे, आपको 10 मिनट तो ढूंढने में लग जाएगा कि आपको जो रेंच चाहिए या फिर जो प्लास चाहिए वो कहाँ पे है। लेकिन अगर आप चीज़ों को अरेंज करके रखोगे तो आपको पता होगा कि कहाँ पे स्क्रू ड्राइवर है, कहाँ पे हैमर है, कहाँ पे जो है मीटर है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप आसानी से फाइंड आउट कर लोगे और आपको जैसे ही चाहिए होगा तुरंत आप उसको यूज़ करके वापस वहाँ पे रख सकते हो। तो यही चीज़ इंप्रूवमेंट होती है। तो स्मॉल इंप्रूवमेंट, ये क्या है, स्मॉल इंप्रूवमेंट है। और कंटिन्यूस बेसिस पे आप जो है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए, वेस्टेज को रिड्यूस करने के लिए, वेटिंग टाइम को रिड्यूस करने के लिए कुछ ना कुछ चेंजेस लाते रहते हैं। तो वही चीज़ काइजन कहलाता है। काइजन जो है एक जापानीज टर्म है। काइजन एक जापानीज टर्म है। काइजन में 2 वर्ड हैं, काई और जेन। तो काई मीन्स होता है चेंज और एक्शन टू करेक्ट, यानी कि आप क्या मतलब यहाँ पे क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ आप चेंज लाते हो, कुछ ना कुछ आप करेक्शन करते रहते हो, जिससे कि प्रोडक्टिविटी या फिर वेस्टेज रिड्यूस हो। और जेन का मतलब होता है गुड, यानी कि चेंज कैसा हो, अच्छे के लिए हो, भलाई के लिए चेंज कर रहे हो, यानी कोई भी एक्शन ले रहे हो तो अच्छे के लिए ले रहे हो, बुरा करने के लिए नहीं, अच्छा काम करने के लिए आप चेंज ला रहे हो। क्लियर? तो काइजन का मतलब क्या हो गया, चेंज फॉर गुड, मीनिंग चेंज फॉर द बेटर और कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट। तो यहाँ पे क्या हो गया कि बेटर यानी कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, वेस्टेज को रिड्यूस करने के लिए, वेटिंग टाइम को मिनिमाइज करने के लिए आप क्या कर रहे हो, चेंजेस लाते हो। तो ये जो काइजन का कॉन्सेप्ट है ये दिया गया था मसाकी इमाई द्वारा। इन्होंने जो है काइजन का टेक्निक है या फिर कॉन्सेप्ट है ये दिया था। तो काइजन क्या हो गया, इट इज़ अ जापानीज बिजनेस फिलॉसफी टू कंटिन्यूसली इंप्रूव ऑपरेशंस एंड इन्वॉल्व ऑल एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पे 2 चीज़ें आपको याद रखना है कि आप एक तो ऑपरेशन जो होता है उसको कंटिन्यूस इंप्रूव करते रहते हो और दूसरा सभी एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करते हो। ये नहीं कि आप अकेले कर रहे हो, चाहे टॉप लेवल को, चाहे मिडिल लेवल को, चाहे लोअर लेवल के एम्प्लॉय हो, सभी को इन्वॉल्व किया जाता है और कंटिन्यूस इंप्रूव किया जाता है ऑपरेशंस में। वो छोटे छोटे चेंजेस किए जा सकते हैं। सपोज कि आप जो अभी तक हाथ से जो है, जो आपके यहाँ
पे एम्प्लॉय है वो 4 एम्प्लॉय हैं, चारों एम्प्लॉय हाथ से जो है सामान को लोडिंग और अनलोडिंग करते थे, तो जिससे क्या होता था, टाइम ज़्यादा लगता था। तो आपने क्या किया, सेट किया कि यहाँ पे आप फोर्क लिफ्ट परचेज कर लेंगे। तो फोर्क लिफ्ट परचेज कर लेंगे तो आप जो है एक बार में 10 आइटम एक साथ जो है लोड या अनलोड कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, इससे आपकी एम्प्लॉय कॉस्ट भी बढ़ जाएगी और टाइम कॉस्ट, जो टाइम होता है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। एन अप्रोच टू क्रिएटिंग कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट बेस्ड ऑन द आइडिया दैट स्मॉल ऑनगोइंग पॉजिटिव चेंजेस कैन रीप सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट। तो काइजन किस अप्रोच पे काम करता है कि अगर आप छोटे छोटे इंप्रूवमेंट कंटिन्यूस बेसिस पे करते रहोगे तो पॉजिटिव चेंज होगा और इम्प्रूवमेंट भी होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में, ऑपरेशंस में। तो इट इज़ अ स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंजेस मेड फॉर इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी एंड मिनिमाइजिंग वेस्ट। तो काइजन क्या है, काइजन का कॉन्सेप्ट क्या था कि यहाँ पे जो है अगर आप छोटे छोटे इंक्रीमेंटल चेंजेस करोगे, इंक्रीमेंटल चेंजेस यानी कि गुड चेंजेस करोगे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और वेस्ट जो है वो मिनिमाइज होगा। तो नॉर्मली 7 या 8 टाइप के वेस्टेज होते हैं, जैसे ओवर प्रोडक्शन हो गया, वेटिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया, ओवर प्रोसेसिंग हो गया, एक्सेस इन्वेंट्री हो गया, मूवमेंट हो गया, यानी कम से कम मूवमेंट रखा जाए, डिफेक्टिव प्रोडक्ट हो गए। तो ये सारे क्या है, वेस्टेज हो जाते हैं। तो इन सभी वेस्टेज को मिनिमाइज करने की कोशिश की जाती है काइजन द्वारा, कंटिन्यूस बेसिस पे स्मॉल चेंजेस द्वारा। क्लियर। तो काइजन अप्रोच में 5 एलिमेंट हैं जिसको फोकस करना चाहिए अगर आप कंटिन्यूस बेसिस पे इंप्रूवमेंट चाहते हैं। तो द 5 एलिमेंट ऑफ द काइजन अप्रोच, फर्स्ट इज टीम वर्क, यानी कि आपको हमेशा टीम में काम करना चाहिए, इंडिविजुअल होकर काम नहीं करना है। दूसरा है पर्सनल डिसिप्लिन, यानी कि आप दूसरे को डिसिप्लिन करने से पहले आप अपने खुद के डिसिप्लिन रहिए, यानी कि आप टाइम पे पहुंचे, टाइम पे जो है मशीन पे पहुंचे, टाइम पे ऑपरेट करिए, टाइम पे लंच जाइए, टाइम पे जो है आप वर्किंग को करिए, अपने काम को कंप्लीट करिए। तो पर्सनल डिसिप्लिन होना चाहिए। इम्प्रूव्ड मोरल, यानी कि आपका खुद का मोरल और दूसरे का भी मोरल आपको जो है इम्प्रूव करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। क्वालिटी सर्कल्स डेवलप करना चाहिए। क्वालिटी सर्कल क्या हो गया, ए ग्रुप ऑफ वर्कर हु डू द सेम और सिमिलर वर्क, हु मीट रेगुलरली टू आइडेंटिफाई, एनालाइज एंड सॉल्व वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम। तो ये क्या है क्वालिटी सर्कल, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्कर्स होते हैं जो हमेशा आपस में मिलकर काम कर रहे होते हैं और एनालाइज करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और सॉल्व करते हैं उस प्रॉब्लम को। तो उनको हम कहते हैं क्वालिटी सर्कल। तो क्वालिटी सर्कल बनाइए, यानी कि 4 लोगों का ग्रुप है, 4 लोग एक साथ काम करते हैं, तो उनको क्वालिटी सर्कल का ग्रुप बना दीजिए। वो 4 लोग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, उसको एनालाइज करके उसको सॉल्व भी करेंगे। क्लियर। एंड लास्ट इज सजेशन फॉर इंप्रूवमेंट, यानी कि हमेशा आप जो है ओपन रखिए कि कोई भी अगर इंप्रूवमेंट के लिए सजेशन देना चाहता है तो सजेशन दे सकता है। आप बाउंड मत करिए कि नहीं, आपको जो है सजेशन आप नहीं दे सकते हो, मिडिल लेवल के एम्प्लॉय हो, आप नहीं दे सकते हो, ऐसा नहीं। इंप्रूवमेंट के लिए सजेशंस ओपन होना चाहिए, कोई भी आके सजेशंस दे सकता है। तो 10 गोल्डन रूल होते हैं काइजन के, जिसको फॉलो करना चाहिए, जिससे कि आप एक अच्छा इंप्रूवमेंट कंटिन्यूस बेसिस पे कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। डोंट ट्राई टू जस्टिफाई द पास्ट, पहला चीज़ कि पास्ट में जो हुआ था उसको जस्टिफाई करने की कोशिश मत करिए। अगर कुछ गलत हो गया था तो उसको जस्टिफाई मत करिए, बल्कि फ्यूचर पे फोकस करिए। दूसरा, बी पॉजिटिव, थिंक हाउ थिंग्स कैन बी डन, नॉट वाई दे कांट बी डन, यानी कि कैसे चीज़ें हो सकती है इस पे फोकस करिए, चीज़ें नहीं हो सकती हैं इस पर फोकस मत करिए, यानी कि हमेशा पॉजिटिव रहिए। यूज़ डेटा नॉट थ्योरीज, यानी कि थ्योरीज और कॉन्सेप्ट होते हैं उनको यूज़ करने की बजाय आप जो डेटा है आपके यहाँ पे, जो एक्चुअल में डेटा है उसका यूज़ करके जो है आप डिसीजन मेकिंग करिए। यूज़ विजडम नॉट मनी, अपने दिमाग का यूज़ करिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए, पैसे का यूज़ मत करिए, यानी कि कम करिए। वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर, सेट हाई स्टैंडर्ड, करेक्ट फेल्योर्स इमीडिएटली, जो भी कुछ गलती होती है तो आप उसको तुरंत के तुरंत जो है सही करिए। आगे कल करेंगे परसों करेंगे ऐसा नहीं करना है, आपको तुरंत उसको सही करना है। लीड बाय एग्जांपल, एग्जांपल दे देकर जो है आप लीड करिए। आप देखते होंगे अक्सर कि लोग जो मोटिवेट करते हैं लोगों को, तो एग्जांपल देकर मोटिवेट करते हैं कि मैंने ऐसा किया था तो ऐसा हुआ था, या फिर सामने वाले पर्सन ने 12th फेल था लेकिन उसने जो है मेहनत की और आज वो बिलियनियर है। तो एग्जांपल देकर जो है लीड करिए, एम्प्लॉयज़ को लीड करिए, गाइड करिए। ए टीम इज़ बेटर देन वन एक्सपर्ट, यानी कि यहाँ पे आप इंडिविजुअल होकर काम मत करिए बल्कि टीम बनाइए, क्वालिटी सर्कल्स बनाइए, टीम वर्क में टीम बनाकर जो है आप काम को करिए, इंप्रूवमेंट लाइए, चेंजेस लाइए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज आइडेंटिफाई द रूट कॉज, यानी कि किसी भी प्रॉब्लम के पीछे जड़ क्या है रूट कॉज, उसको आइडेंटिफाई करिए और उसके बाद फिर जो है उसको रिजॉल्व करिए। जैसे कि आप कोई कस्टमर मेडिसिन परचेज करने आता है तो क्यों जो है 10 मिनट लग जा रहा है, 15 मिनट लग जा रहा है, क्यों? क्योंकि चीज़ें अरेंज नहीं है, तो उसको अरेंज करिए। तो रूट कॉज क्या है किसी भी चीज़ के पीछे, किसी भी वेस्ट के पीछे, उसको जो है आइडेंटिफाई करिए और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करिए। तो काइजन यही कहता है कि कंटिन्यूस बेसिस पे स्मॉल चेंजेस, बड़े बड़े चेंजेस नहीं,
में स्मॉल स्मॉल चेंजेस लाकर जो है आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कर सकते हैं और वेस्टेज को मिनिमाइज कर सकते हैं। क्लियर। तो एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज वही चीज़ें हो जाएंगी कि आपका जो इंस्पेक्शन कंटिन्यूस बेसिस पे होगा, क्योंकि आप कंटिन्यूस बेसिस पे चेंजेस कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट होंगे, वेस्टेज एलिमिनेट हो जाएंगे यानी कि वेस्टेज कम होंगे, एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इमीडिएट रिजल्ट यहाँ पे जो है आपको मिलेगा क्योंकि आप यहाँ पे तुरंत प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन भी यहाँ पे रहेगा। तो ये कुछ एडवांटेज हैं काइजन के। क्वालिटी सर्कल को हम क्वालिटी कंट्रोल सर्कल भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ वर्कर्स होते हैं जो कि सेम टाइप का या फिर सिमिलर वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो वो आपस में मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं, और एक ग्रुप बना लेते हैं जहाँ पे वो रेगुलरली जो है मिलते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं और सॉल्व करते हैं वर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम को। अब सपोज करें कि आप लोग क्लास में हैं, तो क्लास से 5-6 जो स्टूडेंट हैं वो आपस में मिलते हैं और एक ग्रुप बना लेते हैं, और ग्रुप बनाने के बाद फिर जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड जो है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, फिर उसके बाद जो है सजेशंस प्रोवाइड करते हैं फैकल्टीज़ को या फिर अपने डायरेक्टर को कि जिससे उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। तो कुछ उसी तरीके से क्वालिटी सर्कल क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होता है फिर ऑर्गेनाइजेशन होता है, वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जो सिमिलर टाइप के काम कर रहे होते हैं वो आपस में एक वॉलंटरी ग्रुप बना लेते हैं, वॉलंटरीली जो है वो अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, और वो फिर डिफरेंट वर्क से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं, और उसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है उसके लिए जो सजेशंस वो प्रोवाइड करते हैं अपने हाई अथॉरिटीज़ को, और फिर उसके बाद जो है डिसीजन मेकिंग्स लिए जाते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब सपोज करिए कि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में 6 लोगों का एक क्वालिटी सर्कल बना हुआ है। क्लियर। तो वहाँ पे वो 6 लोग क्या देखते हैं कि लंच के बाद जो एम्प्लॉयज़ हैं वो जो है डेली जो काम पे आते हैं वो 10 से 15 मिनट लेट हो जाते हैं। तो क्यों लेट हो जाते हैं उन्होंने आइडेंटिफाई किया, तो पता चला कि जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट के आसपास कहीं पे वाटर टैंक नहीं लगा है, वाटर टैंक दूसरे डिपार्टमेंट लगा है, फिर बाहर लगा है। तो वहाँ पे लोग जाते हैं, जाने से वहाँ जाना, फिर वहाँ से वापस आने में लोग जो है टाइम कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से टाइम डिले हो जाता है, जो मशीन पे काम करना होता है उसमें डिले हो जाता है लंच के बाद 10 से 15 मिनट का। तो ये प्रॉब्लम आए, तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, वो सजेशंस देंगे कि आप जो है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट जो है जो जहाँ पे एक्चुअली में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहाँ पे जो है वाटर टैंक लगवा दिया जाए, जिससे कि जो ये लंच के बाद 10 से 15 मिनट का डिले होता है वो डिले ना हो। तो ये क्वालिटी सर्कल हो गया। इसी तरीके से दूसरे एग्जाम्पल से समझिए कि आपने क्या किया है कि आपने अपने कॉलेज में एक जो है क्वालिटी सर्कल ग्रुप बना लिया है। तो अब आपको देखते हैं कि लंच के बाद जो भी क्लास होती है उस क्लास में जो बच्चे हैं वो 10 से 15 मिनट लेट आते हैं। क्यों लेट आते हैं, तो पता चलता है कि आपका मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, तो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में वाटर टैंक लगाए नहीं है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में वाटर टैंक लगाए, तो मैनेजमेंट के बच्चे कहाँ जाते हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जाते हैं। तो वहाँ पर जाना, वहाँ से वाटर ड्रिंक करके आना, वाटर को फिल करके लाना, और फिर यहाँ तक आते आते जो है वो लेट हो जाता है, जो लंच के बाद जो क्लास होती है उसमें बच्चे लेट हो जाते हैं। तो ये आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, उसको एनालाइज किया, फिर आप क्या करते हो, सजेशंस देते हो फैकल्टी को या फिर डायरेक्टर को कि आप जो है आपके डिपार्टमेंट में भी वाटर टैंक लगा दिया जाए, जिससे कि जो लंच की बाद जो क्लास होती है उसमें डिले ना हो। तो ये क्वालिटी सर्कल कहलाता है। तो क्वालिटी सर्कल क्या हो गया, ग्रुप ऑफ पीपल हो गए जो कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर सॉल्यूशंस सजेस्ट करते हैं, डिसीजन मेकिंग्स लेते हैं। तो इट कंसिस्ट यानी कि जो क्वालिटी सर्कल है वहाँ पे कम से कम 3 से 12 मेंबर हो सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 12 मेंबर्स इन नंबर, यानी कि किसी भी क्वालिटी सर्कल में 3 से 12 लोग हो सकते हैं। और इस क्वालिटी सर्कल को नॉर्मली जो है हेड किया जाता है सुपरवाइजर द्वारा, या फिर जो भी सेक्शन हेड होता है वो उसको हेड करता है। यानी कि ये नहीं कि 6 लोग मिले अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, वहाँ पे एक जो सुपरवाइजर भी होता है जो कि क्वालिटी सर्कल को ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी सर्कल को मॉनिटर कर रहा होता है। क्लियर। तो ये वर्किंग आवर्स जो होता है उसी आवर्स में जो है आपस में मिलेंगे, जो है डिफरेंट जो वर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उसको आइडेंटिफाई करके एनालाइज करेंगे और सॉल्यूशंस जो है उसके लिए प्रोवाइड करते हैं। क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू क्वालिटी सर्कल फोरम ऑफ इंडिया, इन्होंने डिफाइन किया कि क्वालिटी सर्कल इज ए वॉलंटरी ग्रुप ऑफ पीपल हु मीट टूगेदर ऑन अ रेगुलर बेसिस टू आइडेंटिफाई, एनालाइज एंड सॉल्व quality, productivity, cost reduction, safety and other problems in their work area leading to improvement in their performance and enrichment of their work life। तो क्वालिटी सर्कल क्या हो गया, क्वालिटी सर्कल एक वॉलंटरी ग्रुप हो गया, यानी कि यहाँ पे किसी को जबरदस्ती ला के आपको ग्रुप में शामिल नहीं किया जाता। वॉलंटरी ग्रुप है, आपका मन है तो आप जो है उस सर्कल में ज्वाइन हो सकते हैं। तो वॉलंटरी ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि रेगुलरली मिलते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं, सॉल्व करते हैं किस चीज़ से रिलेटेड, क्वालिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम
प्रॉब्लम है, प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कॉस्ट रिडक्शन से रिलेटेड कोई इशू है, सेफ्टी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, फिर कोई दूसरे प्रॉब्लम है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे वो क्वालिटी सर्कल के लोग, एनालाइज करेंगे और सॉल्व करेंगे, यानी कि सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे इन देयर वर्क एरिया। कौन से प्रॉब्लम जो उनकी वर्क एरिया में होगी, वो किसी भी प्रॉब्लम को नहीं, उनकी वर्क एरिया में जो प्रॉब्लम होगा उसको आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं, सॉल्व करते हैं। और इससे क्या होता है कि इससे जो उनकी परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव होगी और वर्क लाइफ में जो है वो इनरिचमेंट हासिल करेंगे। क्लियर? तो इसलिए जो है क्वालिटी सर्कल बनाया जाता है। तो बट ऑब्वियस होता है कि जब प्रॉब्लम्स जो होंगी उसको सॉल्व कर लेंगे तो क्वालिटी इंप्रूव होगी, क्वालिटी इंप्रूव होगी, परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, कॉस्ट रिड्यूस होगा। क्लियर? तो ये क्या हो गया क्वालिटी सर्कल? एक वॉलंटरी ग्रुप होता है, यहाँ पे कोई भी इंसेंटिव अलग से नहीं दिया जाता है कि आप जो है क्वालिटी सर्कल वाले ग्रुप में तो आपको जो एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता, और ना ही कोई पनिशमेंट भी आपको जो है मिलेगी। क्लियर? तो क्यूसी यानी कि क्वालिटी सर्कल पिकअप द इशू which are not of personal nature and come up with the suggestion for resolving them। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पर्सनल नेचर के प्रॉब्लम होते हैं उनको नहीं उठाते, यहाँ पे जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं सभी वर्कर्स की उसको उठाएंगे और जो है कोई पर्टिकुलर सजेशंस जो है उसके लिए प्रोवाइड करते हैं जिससे कि उसको रिजॉल्व किया जा सके। क्लियर? तो क्वालिटी सर्कल क्या हो गया? एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जो कि सेम टाइप का वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो आपस में एक ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप बनाने के बाद जो भी वर्क से रिलेटेड जो लोग वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं और उसके लिए सजेशंस प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि उनकी खुद की परफॉर्मेंस, ग्रुप की परफॉर्मेंस और जो वर्क लाइफ जो है कल्चर वो भी जो है इम्प्रूव होता है। क्लियर? तो तो एडवांटेज की बात करें कि एडवांटेज क्या है क्वालिटी सर्कल के, क्या फ़ायदा होता है इसको बनाने से। तो सबसे पहली चीज़ कि इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन, यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है अच्छे से होगा एम्प्लॉय के बीच में, एम्प्लॉय और हाई अथॉरिटीज़ के बीच में। मैनेजमेंट अवेयरनेस ऑफ एम्प्लॉय जॉब रिलेटेड कंसर्न, यहाँ पे जो मैनेजमेंट है उसको एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी जॉब रिलेटेड कंसर्न्स होती हैं उसके बारे में अवेयरनेस होगी। भाई जब क्वालिटी सर्कल जो है टीम है वो बताएगी अपनी प्रॉब्लम्स को मैनेजमेंट को, तो मैनेजमेंट अवेयर होगा। पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अब जब प्रॉब्लम्स होंगी वो सॉल्व की जाएंगी, सजेशंस प्रोवाइड किए जाएंगे और सॉल्व होंगी, तो वहाँ पे पर्सनल ग्रोथ भी होगा और डेवलपमेंट भी होगा ओवरऑल। इनहेंस डिसीजन मेकिंग स्किल्स, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग स्किल जो है वो इनहेंस होगी। इंप्रूव मोटिवेशन, मोटिवेशन इंप्रूव हो, क्योंकि क्वालिटी सर्कल जब बनेगा तो वहाँ पे आप जो है सजेशंस प्रोवाइड करेंगे किसको, हाई अथॉरिटीज़ को। तो सजेशन प्रोवाइड करेंगे तो आपके अंदर एक फीलिंग आती है कि हाँ हम भी जो है ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं, तो मोटिवेट होते हैं, तो एम्प्लॉय जो है वो मोटिवेट होते हैं। इंप्रूव्ड वर्किंग कंडीशन, जब प्रॉब्लम्स जो भी होंगी वर्क से रिलेटेड उसको आप आइडेंटिफाई करोगे, उसको सॉल्व करोगे, सजेशंस दोगे, सॉल्व होगा वो प्रॉब्लम, तो वर्किंग कंडीशन क्या होगी, इंप्रूव होगी। एंड ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस यानी कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस और उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इंप्रूव होगी, इंक्रीज होगी। तो ये क्वालिटी सर्कल के कुछ बेनिफिट्स हैं। तो क्वालिटी सर्कल में सिर्फ इतना सही है कि ग्रुप बनता है, 3 से 12 लोगों का ग्रुप बनता है, वो वर्क से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, डिस्कस करते हैं और फिर उसके जो है सजेशंस प्रोवाइड करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं कि किस तरीके से उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सकता है। 7 QC टूल्स, टूल्स का मतलब होता है हथियार, औजार। तो देखिए हम लोग अपनी डेली लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं जिसके जरिए हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं या फिर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि थर्मामीटर हो गया, तो थर्मामीटर का इस्तेमाल करके हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर कितना ज़्यादा है, बुखार कितना ज़्यादा है। क्लियर? जिससे कि हम बुखार को, फीवर को कंट्रोल कर सके। तो ऐसे ही मैनेजमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में, प्रोडक्शन में क्वालिटी को मैनेज करने के लिए, क्वालिटी को मैनेज करने के लिए और क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए और क्वालिटी से रिलेटेड, प्रोडक्शन में रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए, डेटा को एनालिसिस करने के लिए डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो 7 QC टूल्स यानी 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल्स जो है वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। तो कौन कौन से वो 7 QC टूल्स हैं हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो द 7 QC टूल्स आर 7 फंडामेंटल टूल्स यूज्ड इन क्वालिटी मैनेजमेंट फॉर डेटा एनालिसिस, प्रोसेस इंप्रूवमेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रोडक्शन में क्वालिटी को मैनेज करने के लिए, क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए, डेटा एनालिसिस करने के लिए, प्रोसेस को इंप्रूव करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर कोई है तो उसके लिए 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल्स वहां पर इस्तेमाल किए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? चेक शीट, हिस्टोग्राम, पैरेटो चार्ट, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, फिशबोन डायग्राम या फिर इशिकावा डायग्राम भी कहते हैं, स्कैटर डायग्राम, कंट्रोल चार्ट एंड फ्लो चार्ट। ये 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल्स है जिसका इस्तेमाल क्वालिटी मैनेजमेंट में किया जाता है। ये क्वालिटी कंट्रोल टूल्स कहलाते
कहलाते हैं। तो चेक शीट देखिए, चेक शीट क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि आप जो एक चेकलिस्ट बनाते हैं ना कि कौन कौन सा सामान आया, कौन कौन सा सामान जो है अभी रह गया है, क्लियर, ऑर्डर किया है तो कितने समय में ऑर्डर आया है, तो यानी कि एक चेकलिस्ट होता है। चेक शीट एक्चुअली में क्या होता है, एक चेकलिस्ट होता है। इट इज अ टूल फॉर कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा ऑफन यूज्ड फॉर टेलिंग ऑक्यूरेंस और डिफेक्ट। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हम जो है चेक शीट नॉर्मली बनाते हैं कि यही चीज चेक करने के लिए कि कितनी बार डिफेक्ट आ रहा है, ठीक है, टैली करते हैं कि कब कब डिफेक्ट आया, कितनी बार डिफेक्ट आया, ठीक है, ये सारी चीज़ों को, कोई इवेंट है तो कितनी बार ऑकर हो रही है, तो इस चीज़ को जो है जानने के लिए चेक शीट का जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो एक्चुअली में ये डेटा को कलेक्ट करता है और ऑर्गेनाइज करने के लिए डेटा को चेक शीट का इस्तेमाल किया जाता है, क्लियर, टैली करने के लिए, एक तरीके से काउंटिंग करने के लिए कह लीजिए कि कितनी बार कोई डिफेक्ट आया है, कितनी बार कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्लियर। तो इस चीज़ को जो है चेक शीट जो है वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से अगला जो क्वालिटी कंट्रोल टूल्स है दैट इज हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या है, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है किसका, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन का। विजुअल रिप्रेजेंटेशन है डेटा डिस्ट्रीब्यूशन का, जो कि फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट जो वैल्यूज होती हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को शो करता है, क्लियर। तो ग्राफिकली जो भी फ्रीक्वेंसीज है, डिफरेंट वैल्यूज हैं, उसको ग्राफिकली प्रेजेंट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हिस्टोग्राम का इस्तेमाल वहां पर किया जाता है। नेक्स्ट जो है पैरेटो चार्ट। पैरेटो चार्ट भी क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जहां पर बार चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है। बार चार्ट का इस्तेमाल करके जो प्रॉब्लम्स है उनको रैंक किया जाता है उनकी फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे, क्लियर। बार चार्ट का इस्तेमाल करके जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं क्वालिटी कंट्रोल में, उनको जो है रैंक किया जाता है उनकी फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे। जिसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसको पहले रख दिया जाएगा, जिसकी कम होगी उसको उसके आगे जो है रखते चले जाते हैं। और साथ ही साथ ये उन जो मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर्स होते हैं प्रॉब्लम में उनको हाईलाइट करता है पैरेटो चार्ट। तो पैरेटो चार्ट का इस्तेमाल जो है वो जो भी प्रॉब्लम है उनकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग उनको अरेंज करते हैं बार चार्ट में, और जो भी मेन कंट्रीब्यूटर्स होते हैं जो प्रॉब्लम है उसके लिए उनको जो है हाईलाइट करता है पैरेटो चार्ट, क्लियर। इसी तरीके से अगला जो है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। नाम से क्लियर है, कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि ये जो डायग्राम है इसका इस्तेमाल किया जाता है जो रूट कॉज है किसी भी प्रॉब्लम का उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। ए टूल फॉर आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल रूट कॉज ऑफ अ प्रॉब्लम। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है तो उस प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है, मेन रीजन क्या है कि वो प्रॉब्लम क्यों आया है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम फिशबोन डायग्राम या फिर इशिकावा डायग्राम भी कहते हैं। इसको हमने ऑलरेडी इन डिटेल डिस्कस कर रखा है। वहीं पर जो नेक्स्ट टूल है दैट इज स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से होता है। तो यहां पर क्या है कि इट इज अ ग्राफ दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स हेल्पिंग टू आइडेंटिफाई कोरिलेशन। तो यहां पर जो है क्या है स्कैटर डायग्राम में कि एक ग्राफ होता है जहां पर दो जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप को फाइंड आउट किया जाता है कि वो कोरिलेटेड हैं या नहीं है, क्लियर, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं कि नहीं करते हैं, स्कैटर डायग्राम, क्लियर। इसी तरीके से अगला है कंट्रोल चार्ट, जिसको हम शेवार्ट चार्ट भी कहते हैं। कंट्रोल चार्ट नाम से क्लियर है कि इट इज अ ग्राफ यूज्ड टू मॉनिटर द स्टेबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस ओवर द टाइम डिटेक्टिंग वेरिएशन। कंट्रोल चार्ट यानी कि हमने जो प्लान किया था उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें हो रही कि नहीं हो रही है, अगर नहीं हो रही है तो जो भी वेरिएशंस हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कंट्रोल चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है। भाई कंट्रोल चार्ट है, आप आइडेंटिफाई कर सको कि कहां वेरिएशन हो रहा है और फिर अगर जहां भी वेरिएशन है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। तो कंट्रोल चार्ट एक्चुअली में वेरिएशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्लियर, कि जो भी हमने डिसाइड किया था क्या उसी तरीके से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो कहां पे वेरिएशन है उसको आइडेंटिफाई किया जाए और उस वेरिएशन को कंट्रोल किया जा सके, क्लियर। नेक्स्ट जो दैट इज फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट नाम से क्लियर है कि ये क्या है, ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है प्रोसेस का, शोइंग द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स एंड डिसीजन। फ्लो चार्ट यानी कि कैसे कैसे काम होगा, पहले कौन सा काम होगा, दूसरा काम स्टेप कौन सा होगा, तीसरा स्टेप कौन सा होगा, चौथा स्टेप कौन, तो ये पूरा फ्लो चार्ट शो करता है कि किस तरीके से पूरा प्रोसेस जो है परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है। सारे स्टेप्स को ये जो है वहां पर आइडेंटिफाई करता है जिससे कि आप आसानी से समझ सके कि पहले क्या करना है, फिर बाद में क्या करना है, फिर उसके बाद में क्या करना है, क्लियर। फ्लो चार्ट। तो ये 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल्स हैं जिसका इस्तेमाल क्वालिटी मैनेजमेंट में किया जाता है। चेक शीट, हिस्टोग्राम, पैरेटो चार्ट, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, स्कैटर डायग्राम, कंट्रोल चार्ट और फ्लो चार्ट। लेकिन आजकल जो है नए 7 मैनेजमेंट एंड प्लानिंग टूल्स जो है वो चल रहे हैं जिसको हम द न्यू 7 मैनेजमेंट एंड प्लानिंग टूल्स के नाम से जानते हैं, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ 7 टूल्स हैं जो कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और
इशू प्रायोरिटाइजेशन में हेल्प करते हैं, यानी कि कौन सा मेन इशू है पहले उसको हम फोकस किया जाए। डिसीजन मेकिंग में, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में जो है ये 7 न्यू मैनेजमेंट एंड प्लानिंग टूल जो है वो हेल्प करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ 7 टूल्स हैं। 7 QC टूल्स तो हैं ही, उनको सपोर्ट करने के लिए एक तरीके से ये नए 7 टूल्स जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है मैनेजमेंट एंड प्लानिंग टूल्स में। क्लियर? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करने के लिए, डिसीजन मेकिंग करने के लिए, इशू को आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या मेन रीजन है, क्या जो है कॉजेज है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको प्रायोरिटाइज करने के लिए। क्लियर? तो कौन कौन से वो हैं? सबसे पहले एफिनिटी डायग्राम है। एफिनिटी डायग्राम, एफिनिटी मतलब होता है लगाव। तो एफिनिटी डायग्राम एक्चुअली में जैसे आपने 7 QC में देखा ना, स्कैटर डायग्राम जो कि कोरिलेशन को आइडेंटिफाई करता है, तो इसी तरीके से यहाँ पर एफिनिटी डायग्राम जो है ये एक्चुअली में एक टूल है जो कि ऑर्गेनाइज करता है लार्ज नंबर ऑफ आइडिया को रिलेटेड ग्रुप में। बहुत सारे आइडियाज होंगे, तो जो सेम नेचर के आइडियाज होंगे उनको रिलेटेड ग्रुप में जो है ये जो है ऑर्गेनाइज करता है एफिनिटी डायग्राम। क्लियर? जो सिमिलर नेचर के होंगे उनको एक जगह रख देगा, जो सिमिलर नेचर के होंगे उनको दूसरी जगह रख देगा। इसी तरीके से अगला जो है दैट इज इंटर रिलेशनशिप डायग्राम। इंटर रिलेशनशिप डायग्राम नाम से क्लियर है कि ये एक ऐसा डायग्राम है, एक ऐसा विजुअल रिलेशनशिप है जो कि डिफरेंट फैक्टर्स के बीच में रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करता है। इट इज अ टूल फॉर विजुअलाइजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फैक्टर्स इन अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। बहुत बड़ा सिस्टम होते हैं, तो हर सिस्टम में जो भी एलिमेंट्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है, कौन एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको विजुअली जो है शो करने के लिए इंटर रिलेशनशिप डायग्राम इस्तेमाल किया जाता है। अगर जब आपको पता होगा कि कौन किससे रिलेटेड है, तो आप जो है अगर किसी चीज में प्रॉब्लम आई तो उसके रूट कॉज को आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप देखेंगे कि वो किससे रिलेटेड है, फिर वो किससे रिलेटेड है, कहां से प्रॉब्लम आई। भाई हो सकता है ना कि नीचे से प्रॉब्लम है तभी तो ऊपर पे आपको आइडेंटिफाई हुआ कि भाई जैसे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी आपको खराब लगी, तो इसका मतलब कि प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब है, इसका मतलब कि प्रोडक्ट में कौन कौन सी चीजें हुई हैं, वो इस्तेमाल हुई हैं, उसको देखिए। फिर पता चलता है कि रॉ मटेरियल खराब था इसलिए प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब है, जो फिनिश गुड्स है उसकी क्वालिटी खराब है। क्लियर? तो इस तरीके से जब आपको पता होगा कि कौन किससे कनेक्टेड है, तभी तो आप रूट कॉज को या प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरीके से अगला है ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम इट इज अ टूल फॉर ब्रेकिंग डाउन अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम और ऑब्जेक्टिव इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल सब प्रॉब्लम। तो ट्री डायग्राम आपने देखा होगा ट्री में, जैसे कि जड़ है, जड़ के बाद ऊपर जो है तना होता है, फिर तने से जो है बहुत सारे डिफरेंट ब्रांचेस जो है वो निकल जाते हैं। क्लियर? तो ट्री डायग्राम में भी यही होता है कि यहाँ पर क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको ब्रेक डाउन किया जाता है छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में, स्मॉलर पार्ट्स में, जिससे कि हम फिर छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को आसानी से मैनेज करके बड़े प्रॉब्लम को खत्म कर सकें। इसी तरीके से अगला है मैट्रिक्स डायग्राम। तो मैट्रिक्स डायग्राम एक टूल है फॉर एनालाइजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल और फैक्टर। दो फैक्टर फिर दो से अधिक जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप को एनालाइज करने के लिए मैट्रिक्स डायग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिक्स है। प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिक्स नाम से क्लियर है कि यहां पर जो है इस मैट्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है उन इश्यूज को या फिर सॉल्यूशंस को प्रायोरिटाइज करने के लिए जो कि बेस्ड होते हैं मल्टीपल क्राइटेरिया पे। क्लियर? तो प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिक्स एक्चुअली में ये मैट्रिक्स है जो ये शो करता है कि कौन सा इशू है जो कि सबसे पहले हैंडल किया जाना चाहिए, या फिर कौन सा सॉल्यूशन है जिसको सबसे पहले जो है इंप्लीमेंट करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिक्स, प्रायोरिटाइज करना, ठीक है, प्रायोरिटी देना। क्लियर? नेक्स्ट है प्रोसेस डिसीजन प्रोग्राम चार्ट, PDPC। तो आपने वहां पे देखा ना कंट्रोल चार्ट, इसी तरीके से यहां पर है प्रोसेस डिसीजन प्रोग्राम चार्ट। इट इज अ टूल फॉर आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल प्रॉब्लम और रिस्क इन अ प्रोसेस एंड डेवलपिंग सॉल्यूशन। तो ये प्रोसेस डिसीजन प्रोग्राम चार्ट क्या है? एक्चुअली में प्रोसेस में कहां पर कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको आइडेंटिफाई करना और फिर उसको उसके लिए सॉल्यूशन डेवलप करना, ये जो है प्रोसेस डिसीजन प्रोग्राम चार्ट जो है उसमें हेल्प करता है, PDPC। और इसी तरीके से 7th है एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम। जैसे कि आपने फ्लो चार्ट देखा था 7 QC में, उसी तरीके से न्यू 7 मैनेजमेंट एंड प्लानिंग टूल में एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम है, जहां पर क्या होता है कि इट इज अ विजुअलाइजिंग द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज इन अ प्रोजेक्ट और प्रोसेस शोइंग डिपेंडेंसीज एंड क्रिटिकल पाथ। तो एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम में क्या होता है कि यहां पर जो विजुअलाइज किया जाता है कि एक्टिविटीज का क्या सीक्वेंस होगा, पहले कौन होगा, पहले के बाद दूसरा कौन क्या परफॉर्म किया जाएगा, फिर तीसरा टास्क क्या होगा, फिर चौथा कौन सा टास्क होगा। ये जो है पूरा सीक्वेंस को शो करता है और ये भी शो करता है कि कौन किसके ऊपर डिपेंड है और कौन सा पाथ फॉलो करना है, क्रिटिकल पाथ क्या है, कौन सा पाथ सही रहेगा, कौन सा स्टेप पहले परफॉर्म करें, कौन सा बाद में परफॉर्म करें, इस चीज को जो है ये शो करता है। तो एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम, कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं, कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ये पूरा सीक्वेंस जो है एक्टिविटीज का शो करता है एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम। तो ये जो है ये 7 मैनेजमेंट एंड प्लानिंग टूल्स है, एफिनिटी डायग्राम, इंटर रिलेशनशिप डायग्राम, ट्री डायग्राम, मैट्रिक्स डायग्राम, प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिक्स, प्रोसेस डिसीजन प्रोग्राम चार्ट और एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम। और वहीं पर 7 QC टूल में क्या थे? चेक शीट, हिस्टोग्राम, पेरेटो चार्ट, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, स्कैटर डायग्राम, कंट्रोल चार्ट और फ्लो चार्ट। होप आपके डाउट्स क्लियर होंगे।
कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, जिसको हम इशिकावा डायग्राम या फिर फिशबोन डायग्राम भी कहते हैं। सपोज करें कि एक कार है, वो कार जो है अचानक से बंद पड़ जाती है, तो कार स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो अब आपको जो है इसके पीछे कॉजेज ढूंढने हैं कि क्यों जो है कार स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो उसके क्या पॉसिबल कॉजेज हो सकते हैं। आप क्या करते हो, उसको ग्राफिकली जो है प्रेजेंट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। हो सकता है कि कार का जो मटेरियल है कि आपने की जो है खो दिया, या फिर कार में गैस नहीं है। पहला रीज़न, दो रीज़न तो ये हो सकते हैं। दूसरा जो रीज़न हो सकता है वो मशीन से रिलेटेड हो सकता है कि स्टार्टर टूट गया, बैटरी ख़त्म हो गई, इंजन ओवरहीट हो गया, फिर बैटरी केबल जो है वो करोड़ हो गया है। या फिर तीसरा जो है मेजरमेंट से लेकर हो सकता है कि गैस गॉज जो है ब्रोकन हो गया है। या चौथा रीज़न हो सकता है एनवायरमेंट से रिलेटेड कि जो है ज़्यादा कोल्ड हो गया है इंजन, या फिर ज़्यादा हीट हो गया है। वहीं पे पीपल से रिलेटेड भी हो सकता है कॉजेज़ की कार क्यों नहीं स्टार्ट हो रही है, कि हो सकता है कि जो चाबी है वो भूल गए हैं, ठीक है, क्या कोड जो होता है कार को स्टार्ट करने के लिए वो भूल गए हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं करवाया था, या ट्रेनिंग नहीं है, या फिर जो है कार को स्टार्ट करने के लिए क्लच लिया जाता है वो क्लच नहीं दबा रहे थे, या फिर कोई गलत चाबी यूज़ कर रहे थे, इसकी वजह से भी हो सकता है। वहीं पे मेथड की वजह से भी जो है कार स्टार्ट नहीं हो रही हो सकता है कि लॉकड आउट हो गया है कार, ठीक है, या फिर नॉट प्रेसिंग एसिलेटर को प्रेस नहीं कर रहे हैं। तो मेथड क्या है उसमें भी हो सकता है। तो यानी कि कार स्टार्ट नहीं हो रही है, उसके पीछे इतने रीजंस हो सकते हैं। वो मटेरियल की वजह से भी हो सकता है, मशीन की वजह से भी हो सकता है, मेजरमेंट की वजह से भी होता है, एनवायरमेंट की वजह से होता है, पीपल की वजह से हो सकता है, और मेथड की वजह से भी हो सकता है। तो जब किसी प्रॉब्लम के पीछे कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं, कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं, उसको जब आप प्लॉट करते हो, उसको जब इस तरीके से आप डायग्राम में प्रेजेंट करते हो, तो इसी को क्या कहते हैं, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, या फिर इशिकावा डायग्राम, या फिश बोन डायग्राम। फिश बोन क्यों, क्योंकि फिश बोन की तरह इसका जो है स्ट्रक्चर दिखता है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो गया कि कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम क्या हो गया, ए विजुअल टूल है यूज टू आइडेंटिफाई, एक्सप्लोर एंड ग्राफिकली डिस्प्ले ऑल द पॉसिबल कॉजेज रिलेटेड टू ए प्रॉब्लम। यानी कि किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी कॉजेज हो सकते हैं उनको जब ग्राफिकली आप जो है प्रेजेंट करते हैं, जिस तरीके से अभी हमने पीछे दिखाया, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। क्लियर। इफेक्ट और कॉजेज क्या क्या हैं, या फिर क्या क्या कॉजेज हैं, उसका क्या इफेक्ट हो सकता है, सीई डायग्राम भी इसको कहते हैं। तो एक कॉज इफेक्ट डायग्राम कैन नॉट आइडेंटिफाई अ रूट कॉज, यानी कि कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम वो रूट कॉज को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे जो है आप जितने भी कॉजेज हो सबको जो है आप बताते हो, जितने भी कॉजेज हो सकते हैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड सारे को आप क्या करते हो यहाँ पे शो करते हो। तो इसलिए रूट कॉज को आइडेंटिफाई नहीं करता। इट प्रेजेंट ग्राफिकली द मेनी कॉजेज दैट माइट कंट्रीब्यूट टू द ऑब्जर्व्ड इफेक्ट, यानी कि जो भी कॉजेज हो सकता है कार को स्टार्ट ना होने के पीछे, उन सभी कॉजेज को ये शो करता है। तो रूट कॉज नहीं दिखाएगा, लेकिन जो कॉजेज हो सकते हैं उसको दिखाता है। इसी तरीके से एग्जांपल दीजिए कि सर्विसेज जो है होटल रूम है, तो वहाँ पे जो है रूम जो है रेडी नहीं हुआ, यानी कि जो कस्टमर्स हैं जो आए थे बुकिंग की थी वो चले गए हैं, उसके बाद नया जो है बुकिंग आना था, लेकिन रूम रेडी नहीं हुआ। तो अब रूम रेडी क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे क्या कॉजेज हो सकते हैं। तो आप जब उसको जो है प्लॉट करते हो, ग्राफिक्स में ग्राफिकली प्रेजेंट करते हो, तो उसी को कॉज इफेक्ट डायग्राम कहते हैं। तो रूम रेडी क्यों नहीं हुआ, हो सकता है कि मशीन की वजह से नहीं हुआ, जो वैक्यूम था, ड्रायर था, वॉशर था, आयरिंग था, वो काम जो है कंप्लीट नहीं हुआ, मशीन खराब थी। हो सकता है कि पर्सनल की वजह से या फिर पॉलिसी की वजह से नहीं हुआ। पर्सनल यानी कि स्टाफिंग इन लॉन्ड्री रूम जो है नहीं था, न्यू हाउसकीपर आ गया, या हाउसकीपिंग स्टाफ जो है वहाँ पे प्रेजेंट नहीं था। क्लियर। पॉलिसी यानी कि चेक इन टाइम जो है गलत था, चेकआउट टाइम गलत था, या फिर क्लीनिंग स्टैंडर्ड जो है वहाँ पे गड़बड़ थी, या फिर हो सकता है कि मटेरियल की वजह से या फिर प्रोसीजर की वजह से वहाँ पे रूम रेडी नहीं हो पाया। यानी कि रूम रेडी न होने के पीछे कई सारे रीजन्स होते हैं। उन सभी रीजन्स को जब आप जो है प्लॉट करते हो, डायग्रामेटिकली ग्राफिकली उसको प्रेजेंट करते हो इस तरीके से, तो उसी को हम कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम कहते हैं। तो ये जो कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम था, इसको डेवलप किया था डॉक्टर काओरू इशिकावा ने, जो कि एक जापानीज क्वालिटी कंट्रोल एक्सपर्ट हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इशिकावा डायग्राम। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम तो कहते ही हैं, इशिकावा ने दिया था इसलिए इशिकावा डायग्राम कहते हैं, और फिशबोन जैसा दिखता है इसलिए इसको फिशबोन डायग्राम भी कहते हैं। तो ये जो कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम है, ये डीमैक के जो 6 सिग्मा है उसमें जो है एनालाइज फेज में यूज किया जाता है। एनालाइज में हम क्या कहते हैं कि प्रॉब्लम का जड़ क्या है, प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्यों एग्जिस्ट हो है, यानी कि डिफेक्ट्स क्यों हैं, उसको आप आइडेंटिफाई करिए, उसको रिमूव करिए। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम उस चीज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, कॉजेज को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, और फिर उसको आप फर्दर रिमूव कर सकते हैं डिफरेंट टेक्निक्स का यूज कर। 6 सिग्मा आपने
मैथमेटिक्स में या फिर स्टैटिस्टिक्स में एक ऐसा टेबल जरूर देखा होगा जिसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो सेंटर में है, जो प्रोसेस एवरेज जहाँ पे आप देख रहे होंगे मेन लिखा है, वहाँ पे क्या होता है, 0 होता है वैल्यू। वहीं पे आप राइट साइड चलेंगे तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, इस तरीके से आगे वो चलता रहता है। वहीं पे लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो -1, -2, -3, -4, -5, -6 सिग्मा, इस तरीके से वो चलता रहता है। तो 6 सिग्मा का यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सारे सिग्मा की वैल्यू होती है, यानी कि 1 सिग्मा एक एरिया कवर करता है, इसी तरीके से 2 सिग्मा कुछ और एरिया कवर करता है, 3 सिग्मा और एरिया कवर करता है, 4 सिग्मा और 5 सिग्मा उससे ज़्यादा और 6 सिग्मा उससे ज़्यादा एरिया कवर करता है। तो यहाँ पे 1 सिग्मा की वैल्यू होती है 30.85, 2 सिग्मा की 69.15, 3 सिग्मा की 93.32, 4 सिग्मा की 99.38, 5 सिग्मा की 99.977 और 6 सिग्मा की वैल्यू होती है 99.99966। तो यहाँ पे जो क्वालिटी मैनेजमेंट है, तो वहाँ पे ये पहला ही एक ऐसा अगर आप टूल देखें तो ये एक ऐसा क्वालिटी मैनेजमेंट टूल है जिसका नाम मैथमेटिक्स से लिया गया है, 6 सिग्मा। तो 6 सिग्मा अप्रोच में ये कहा जाता है कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनको 0 डिफेक्ट को अचीव करना चाहिए। 0 डिफेक्ट कहने का मतलब कि एक भी डिफेक्ट ना हो, यानी कि 100% एक्यूरेसी हो। तो 100% एक्यूरेसी को अचीव करना पॉसिबल नहीं होता, तो 99.99966 जो है यहाँ पे 6 सिग्मा, यानी कि 6 सिग्मा को अचीव करने की बात कही गई। यानी कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो अपने यहाँ पे अगर डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करें, डिफेक्ट्स को रिमूव करें, तो वो 99.99966 यानी कि 6 सिग्मा को अचीव कर सकते हैं। और सभी कंपनी को आज के टाइम पे 6 सिग्मा अचीव करना चाहिए, क्योंकि अगर वो कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, सपोज कि 10 लाख या 1 मिलियन प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें जो है 5 लाख 6 लाख डिफेक्ट निकल रहा है, तो उनकी प्रोडक्टिविटी घटेगी और क्वालिटी कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ेगी, और क्वालिटी खराब होगी तो मार्केट में उनकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। आज के टाइम पे लोग ब्रांड लॉयल नहीं बल्कि क्वालिटी लॉयल हैं। जो कंपनी क्वालिटी प्रोडक्ट देती है, क्वालिटी प्रोडक्ट सर्विस दे रही है, कस्टमर उन्हीं के प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है। तो 6 सिग्मा ये कहते हैं कि अगर आप अपने यहाँ पे डिफेक्ट रखेंगे नहीं, यानी कि आप 10 लाख प्रोडक्ट बना रहे हैं और 10 लाख डिफेक्ट फ्री है या फिर 3-4 ही डिफेक्ट्स हैं वहाँ पे, तो फिर आप 6 सिग्मा को अचीव कर रहे हो, यानी कि 0 डिफेक्ट है आपके यहाँ पे, और जो है आप इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो 6 सिग्मा अप्रोच क्या है? 6 सिग्मा एक क्वालिटी मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी है यूज टू हेल्प बिजनेस टू इंप्रूव करंट प्रोसेस, प्रोडक्ट और सर्विस बाय डिस्कवरिंग एंड एलिमिनेटिंग डिफेक्ट। तो 6 सिग्मा क्या है? एक मेथोडोलॉजी है, एक विजन है। 6 सिग्मा को अचीव करना, यानी कि 100% एक्यूरेसी को अचीव करना, 0 डिफेक्ट को अचीव करना। और कैसे हो सकता है? बाई इम्प्रूविंग करंट प्रोसेस, जो भी करंट प्रोसेस है प्रोडक्शन का, प्रोडक्ट बनाने का, सर्विस को डिलीवर करने का, उसको इम्प्रूव करें। और जो भी आपके यहाँ पे डिफेक्ट्स होते हैं उसको आइडेंटिफाई करिए और उसको रिमूव करिए, यानी कि उसको आइडेंटिफाई करके रिमूव करिए। कहने का मतलब है कि आपके यहाँ पे डिफेक्ट हो ही ना, उसको आइडेंटिफाई करके रिमूव करिए, तो आप जो है 6 सिग्मा को अचीव कर सकते हैं, यानी कि 0 डिफेक्ट को अचीव कर सकते हैं। डिफेक्ट एक भी नहीं होगा तो क्वालिटी प्रोडक्ट होगा, क्वालिटी प्रोडक्ट होगा तो आप मार्केट में लीड करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू जनरल इलेक्ट्रिक्स उन्होंने क्या कहा कि 6 सिग्मा कैन बी डिफाइंड एज अ vision of quality which equates with only 3.4 defects per million opportunities for each product or service transaction and strives for perfection। तो 6 सिग्मा क्या हुआ? 6 सिग्मा एक विजन है, विजन ऑफ क्वालिटी है। क्वालिटी कैसे अचीव कर सकते हो? कि जब आप जो है पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज, यानी कि पर मिलियन आप प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हो, तो उसमें सिर्फ 3 या 4 ही डिफेक्ट हो रहे हैं, यानी कि 3.4 डिफेक्ट, 3.5 डिफेक्ट जो है आप हो रहा है, तो आप जो है क्वालिटी अचीव कर पाते हो और आपके अंदर परफेक्शन आ गया, यानी कि कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर परफेक्शन आ जाएगा कि वो 0 डिफेक्ट के साथ जो है मार्केट में लीड कर रही होती है। तो जनरल इलेक्ट्रिक्स क्या कहती है कि 6 सिग्मा क्या है? एक विजन ऑफ क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है? कि आप 1 मिलियन प्रोडक्ट बना रहे हो, यानी कि 10 लाख प्रोडक्ट बना रहे हो, तो उसमें सिर्फ 3.4 डिफेक्ट्स ही जो है वहाँ पे हो रहे हैं, तो दैट इज 6 सिग्मा, और यही कंपनी को अचीव करना चाहिए। क्लियर? तो 6 सिग्मा को अचीव करने के लिए डिफरेंट टूल्स हैं जो आपने पढ़े हैं, 5S हो गए, काइजन हो गए, कानबान हो गया, डीमैक हो गया, तो वो अलग अलग टूल्स हैं, उनका यूज़ करके जो है आप 6 सिग्मा को अचीव कर सकते हैं। ए 6 सिग्मा प्रोसेस प्रोड्यूसेस 99.99966% ऑफ ऑल डिलीवरेबल कॉल्ड अपॉर्चुनिटीज फ्री ऑफ डिफेक्ट। तो 6 सिग्मा अगर प्रोसेस है आपके यहाँ पे, यानी कि 0 डिफेक्ट वाला प्रोसेस है, तो आप जो है 99.99966% जो है आप एक्यूरेसी अचीव कर सकते हो, यानी कि 0.000
3-4% का ही आपका जो है डिफेक्ट होगा आपके यहाँ पे। तो सिक्स सिग्मा यही कहता है। तो सिक्स सिग्मा का जो कॉन्सेप्ट है वो क्रेडिट किया जाता है बिल स्मिथ एंड माइकल हैरी को। 1986 में ये दो इंजीनियर मोटोरोला के हैं और इन्हीं को जो है क्रेडिट दिया जाता है सिक्स सिग्मा को डेवलप करने के लिए। और फिर 1995 में जैक वेल्च हैं जो कि जनरल इलेक्ट्रिक में हैं, उन्होंने सेंट्रल बिजनेस स्ट्रेटजी बना लिया सिक्स सिग्मा को। क्लियर। तो बिल स्मिथ और माइकल हैरी को जो है, जो कि मोटोरोला के इंजीनियर हैं, उनको जो है सिक्स सिग्मा का डेवलपर माना जाता है या फिर उनको क्रेडिट दिया जाता है। तो सिक्स सिग्मा में 1 2 3 4 5 6 सिग्मा होते हैं, तो सबकी अलग अलग वैल्यूज होती है। तो टेबल में आप देख रहे होंगे कि 1 सिग्मा का मतलब क्या हो गया कि पर मिलियन यानी कि 10 लाख प्रोडक्ट बन रहे हैं तो वहाँ पे 6,90,000 का डिफेक्ट आ रहा है, तो यानी कि परफॉर्मेंस क्या है, पुअर है। 2 सिग्मा का मतलब क्या हो गया कि आप 10 लाख प्रोडक्ट बना रहे हो तो वहाँ पे 3,08,000 का डिफेक्ट आ रहा है, यानी कि यहाँ पे भी अभी परफॉर्मेंस क्या है, पुअर है। लेकिन 3 सिग्मा यानी कि आप 66,000 यानी कि 66,800 डिफेक्ट्स आ रहा है पर मिलियन, तो यहाँ पे क्या है, परफॉर्मेंस बेटर है। 4 सिग्मा में 6,210 डिफेक्ट्स आ रहा है पर 10 लाख प्रोडक्शन में, तो यहाँ पे क्या है 99.38% की एक्यूरेसी, यानी कि यहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है। इंडस्ट्री लेवल पे यहाँ पे परफॉर्मेंस को इसको अप्रूव किया जाता है, यानी कि अगर आपको इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करना है और कॉम्पीट करना है तो 4 सिग्मा तो आपके पास एटलीस्ट होना चाहिए। उसके बाद फिर हायर आप जाएंगे 5 सिग्मा जहाँ पे 230 डिफेक्ट्स हो सकते हैं पर मिलियन, और 6 सिग्मा में 3.4 डिफेक्ट्स होते हैं पर मिलियन में। यही चीज 6 सिग्मा होता है कि कंपनीज को, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को अपने यहाँ पे जीरो डिफेक्ट को अचीव करना है। जो भी डिफेक्ट के कारण है उनको फाइंड आउट करना है, डिफेक्ट को रिमूव करना है, जिससे कि वो 6 सिग्मा को अचीव कर सके, यानी कि 99.99966% की एक्यूरेसी को डिफेक्ट फ्री को अचीव कर सकें। या फिर आप ये कह लीजिए कि 10 लाख प्रोडक्शन में सिर्फ 3.4 ही डिफेक्ट्स हों, इसको अचीव कर सकें 6 सिग्मा। तो 6 सिग्मा को अचीव करने के लिए डिफरेंट टेक्निक है, उसमें से एक आता है DMAIC, DMAIC। यहाँ के पे डी का मतलब होता है डिफाइन। डिफाइन यानी कि आप जो भी, जिस भी वजह से प्रॉब्लम है, जिस भी वजह से डिफेक्ट आ रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करिए। डिफाइन द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को डिफाइन करिए, आइडेंटिफाई करिए, प्रॉब्लम को डिफाइन करिए। उसके बाद प्रॉब्लम से रिलेटेड जो है डेटा को इकट्ठा करिए, कलेक्ट करिए, मेजर करिए, क्वांटिफाई द प्रॉब्लम, यानी कि वो प्रॉब्लम क्यों हो रहा है उससे रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करिए, और फिर उसको एनालाइज करिए, कॉजेज को फाइंड आउट करिए। आइडेंटिफाई द कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि ए एनालाइज, डी से डिफाइन, एम से मेजर, ए से एनालाइज। आइडेंटिफाई द कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि प्रॉब्लम क्यों है, डिफेक्ट क्यों हो रहा है। उसके बाद फिर उसके लिए सॉल्यूशंस को डेवलप करिए, इंप्लीमेंट करिए, उसको वेरीफाई करिए, यानी कि इंप्रूव करिए अपने प्रोसेस को। जो भी प्रोसेस है, जो भी प्रोडक्शन है, डिलीवरी है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसको इंप्रूव करिए जिससे कि डिफेक्ट ना हो। और फिर जब आप इंप्रूव कर लेते हैं तो उसको क्या करना है, कंट्रोल करना है, यानी कि मेंटेन रखना है सॉल्यूशन को। ऐसा नहीं कि एक दिन आपने डिफेक्ट, जीरो डिफेक्ट ले लिया, कल जो है फिर जो है आपका डिफेक्ट होने लग गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दैट इज DMAIC। 6 सिग्मा को अचीव करने के लिए एक टूल है DMAIC, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव, कंट्रोल, यानी कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करिए, डिफाइन करिए, उससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करिए, रूट कॉज को आइडेंटिफाई करिए, और उसके बाद उसके लिए सॉल्यूशंस बनाइए, और फिर उसको इंप्लीमेंट करिए और उसको कंट्रोल भी करिए, यानी कि मेंटेन करिए। क्लियर। तो DMAIC को ही हम कहीं कहीं पे DMADV भी कहते हैं, यानी कि डिफाइन, मेजर, एनालाइज, डिज़ाइन एंड वेरीफाई। तो DMAIC क्या हो गया, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव एंड कंट्रोल, और वहीं पे DMADV क्या हो गया, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, डिज़ाइन एंड वेरीफाई। तो एक टेक्निक ये हो गया। वहीं पे दूसरा टूल है 5S, जो कि हमने पढ़ा, कानबान पढ़ा, कैज़न पढ़ा, रिग्रेशन पढ़ा है। तो ये सारे वीडियोस हमने बना रखे हैं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो 6 सिग्मा को अचीव करने के लिए डिफरेंट टूल्स हैं। तो यहाँ पे 6 सिग्मा क्या है, ओवरऑल अगर आप बात करें तो 6 सिग्मा एक क्राइटेरिया है कि आप जो है 10 लाख प्रोडक्ट बना रहे हैं तो 3.4 ही डिफेक्ट हो रहा है, यानी कि 99.999966% का फ्री डिफेक्ट जो है आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इसको अचीव करना ही 6 सिग्मा कहलाता है। क्लियर। तो जो कंपनी इसको अचीव कर लेती है वो इंडस्ट्री में सक्सेसफुल रहेगी, जो अचीव नहीं कर पाएगी वो उसकी क्वालिटी पुअर होगी और वो इंडस्ट्री में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। तो क्वालिटी को अगर इंप्रूव करना है तो 6 सिग्मा को अचीव करना है, और 6 सिग्मा को अचीव करने के लिए आपको अपने यहाँ से जो भी आपका प्रोसेस है प्रोडक्शन का, वहाँ पे डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करना है और डिफेक्ट को रिमूव करना है, यानी कि जिस भी वजह से डिफेक्ट्स हो रहा है उसको रिमूव करना है, जिससे कि आप जीरो डिफेक्ट्स को अचीव करने की कोशिश कर सकें। टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, यानी कि TPM। सपोज कि आपके घर में कार है या बाइक है या फिर स्कूटी है, और आपके घर में जितने भी मेंबर्स हैं सभी लोग बाइक, कार या स्कूटी को यूज़ करते हैं, ऑफिस जाने के लिए, कोई कॉलेज जाने के लिए, कोई स्कूल जाने के लिए यूज़ कर रहा है। तो आप क्या करते हैं, आप आए दिन जो है 2000-10,000 किलोमीटर गाड़ी चल जाती है, तो आप क्या करते हो, सर्विसिंग करवाते हो, उसमें मोबिल ऑयल चेंज करवाते हो, उसका ब्रेक चेक करवाते हो, उसकी डस्टिंग, उसको वॉश करवाते हो ना, कि सर्विसिंग, मोबिल ऑयल चेंज करो, ब्रेक चेंज करवा रहे हो और जो है वॉश करते हो, डस्टिंग करते हो। तो यही चीज़ मेंटेनेंस कहलाती है। आप
आप अपनी गाड़ी को मेंटेन करके रखते हो। क्यों करते हो? जिससे कि आपको ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है या फिर स्कूल जाना है तो आप टाइम पे पहुंच सकें, बिना किसी दिक्कत के पहुंच सकें। अब सपोज कि आप जो है ये सारी चीज़ें नहीं करवाते हो, यानी कि सर्विसिंग नहीं करवाते हो, आपने उसकी ब्रेक शू को चेक नहीं कराया, आपने मोबिल चेंज नहीं कराया या फिर आपने जो है हवा चेक नहीं कराया, आप डस्टिंग नहीं कर रहे हो, तो आपकी गाड़ी क्या होगी, आप किसी दिन बहुत दिनों बाद आप गाड़ी निकालोगे और पता चला कि ऑफिस जाने के लिए निकले वो गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई, या फिर हो सकता है हवा नहीं है, गाड़ी आपकी जो है आगे जा ही नहीं पा रही है। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है? टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस किया जाता है। क्लियर? यानी कि यहाँ पे अब आपके पास दो ऑप्शन है कि आप बाइक या कार लेके निकले, हवा नहीं थी, आप गए शॉप पे गए, जो रिपेयर शॉप पे गए, वहाँ पे आपने हवा जो है भरवाया, उसके बाद फिर आप अपने ऑफिस चले गए। तो ये होता है। तो इस टाइप के मेंटेनेंस हम क्या कहते हैं? करेक्टिव मेंटेनेंस। यानी कि जब आपके साथ घटना घट चुकी उसके बाद फिर आप जो है जा रहे हो, सर्विसिंग करा रहे हो, मोबिल चेंज करवा रहे हो, ब्रेक शू चेक करवा रहे हो, तो इसको करेक्टिव मेंटेनेंस कहते हैं। वहीं पे प्रिवेंटिव क्या हो गया कि ये सारी चीज़ें हो ही ना, मतलब कि आप ऑफिस के लिए निकले, टाइम पे ऑफिस पहुंच गए, रास्ते में गाड़ी खराब ही ना हो, तो इसके लिए आप क्या करते हो? टाइम टू टाइम पहले ही, गाड़ी खराब हो चाहे ना खराब हो, आप पहले ही सर्विसिंग टाइम टू टाइम करवा लेते हो, हवा चेक करवा लेते हो, ब्रेक शू चेक कराते हो, मोबिल ऑयल चेंज करवा लेते हो। तो इसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में भी क्या होता है कि वहाँ पे जो इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, जो टूल्स यूज़ हो रहे हैं, जो मशीनरी यूज़ हो रही हैं, उन सभी का जो है मेंटेनेंस किया जाता है और ख़ासकर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पे फोकस किया जाता है, जिससे कि कोई भी ब्रेकडाउन ना आए, यानी कि प्रोडक्शन प्रोसेस रुके ना, कि इक्विपमेंट नहीं है, मशीनरी ख़राब हो गई, मोबिल ऑयल नहीं है, इसकी वजह से लाइट चली गई, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो है आपका प्रोडक्शन प्रोसेस रुक गया। तो ये सारी चीज़ें ना हो, प्रोडक्शन प्रोसेस ना रुके, इसीलिए क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ में जो प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं उनको मेंटेन करके रखा जाता है। और जब सभी एम्प्लॉयज़ जो साथ में काम कर रहे हैं वो लोग मिलकर इस मेंटेनेंस को करते हैं तो वही चीज़ टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस कहलाता है। TPM, टी यानी कि टोटल, ऑल इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, P से प्रोडक्टिव यानी कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, और M से मेंटेनेंस यानी कि कीपिंग प्लांट एंड इक्विपमेंट इन गुड कंडीशंस ऑल टाइम। यानी कि ये नहीं कि एक बार आपने साफ सफाई कर दी उसके बाद छोड़ दिया, नहीं, हमेशा जो है आप अपने इक्विपमेंट को, अपने प्लांट को जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसको गुड कंडीशन में रखते हो। तो दैट इज टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। तो ए स्ट्रेटजी दैट ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू द आइडिया दैट एवरीवन इन अ फैसिलिटी यानी कि प्लांट लोकेशन शुड पार्टिसिपेट इन मेंटेनेंस रेदर देन जस्ट द मेंटेनेंस टीम। यानी कि जो मेंटेनेंस टीम बनाई जाती है फैसिलिटीज़ में, सिर्फ उन्हीं का काम नहीं है, बल्कि जितने भी एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम कर रहे हैं उस फैसिलिटी में, सभी लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो मेंटेनेंस में पार्टिसिपेट करें। यानी कि आपके घर में गाड़ी है तो ये नहीं कि सिर्फ आपके अगर पापा जा रहे हैं और गाड़ी यूज़ करते हैं तो सिर्फ उन्हीं का काम है कि उसको साफ़ करें, वॉश करें, या फिर चीज़ें आप भी यूज़ करते हो कभी कभार तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप जो है उसको क्लीन करें, उसको वॉश करें, उसमें हवा चेक करवा सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व हैं प्रोडक्शन में, वो सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो मेंटेनेंस रखें अपने प्लांट के, अपने इक्विपमेंट के, अच्छे कंडीशन में उसको रखें। दिस अप्रोच यूजेज द स्किल्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ एंड सीक्स टू इनकॉर्पोरेट मेंटेनेंस इनटू द एवरीडे परफॉर्मेंस ऑफ फैसिलिटी। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सभी के स्किल्स का यूज़ किया जाता है, जिससे कि जो भी इक्विपमेंट है, जो भी फैसिलिटीज़ हैं, प्लांट है, उसको मेंटेन करके रखा जाए, जिससे कि कभी कोई ब्रेकडाउन ना हो, कोई स्लो रनिंग ना हो, या फिर स्मॉल स्टॉप्स ना हो, कोई डिफेक्ट ना हो। इन सबसे बचने के लिए टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस होता है। तो मेंटेनेंस आती कि आप चीज़ों को मेंटेन करके रखो, सही कंडीशन रखो, वर्किंग कंडीशन में रखो। तो ये होलिस्टिक अप्रोच टू इक्विपमेंट मेंटेनेंस दैट स्ट्राइव टू अचीव परफेक्ट प्रोडक्शन। तो परफेक्ट प्रोडक्शन को अचीव करने के लिए होलिस्टिक अप्रोच है इक्विपमेंट मेंटेनेंस का, दैट इज टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, जिससे कि कोई ब्रेकडाउन ना हो, कोई भी स्मॉल स्टॉप्स यानी कि 5 मिनट के लिए रुकना पड़ गया, 10 मिनट के लिए रुकना पड़ गया क्योंकि लाइट चली गई, फिर कुछ और हो गया, या कोई स्लो रनिंग हो गई, या फिर नो डिफेक्ट्स, कोई डिफेक्ट्स ना हो। क्लियर? और जब ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो इसके एडिशन में सेफ़ वर्किंग एनवायरनमेंट भी होगा। भाई सारी चीज़ें अगर मेंटेन रहेंगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वहाँ पे आपका सेफ़ वर्किंग एनवायरनमेंट भी होगा, यानी कि कोई एक्सीडेंट्स भी नहीं होंगे। जब सभी इक्विपमेंट सही से काम कर रहे हैं, मशीनरी सही से काम कर रही होगी, सारी चीज़ें परफेक्ट कंडीशन में होंगी, तो कोई एक्सीडेंट्स भी होने के चांसेस नहीं होंगे। तो इन सब से बचने के लिए टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस होता है। तो TPM एम्फेसाइज प्रोएक्टिव एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस टू मैक्सिमाइज द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ इक्विपमेंट। तो यहाँ पे क्या है कि टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस में करेक्टिव नहीं होता, यानी कि घटना घट गई उसके बाद उसको सही करा रहे हो, नहीं, यहाँ पे प्रिवेंटिव होता है। आप क्या कहते हो कि टाइमली जो है अपने इक्विपमेंट्स को, अपने प्लांट्स को टाइमली जो है साफ़ सफाई कर दोगे, वॉश कर दोगे, इक्विपमेंट को ग्रीसिंग कर दोगे, क्लीनिंग कर दोगे, तो टाइमली जो है आप
प्रिवेंटिव तरीके से जो है वहाँ पे मेंटेन रखते हैं अपने सभी इक्विपमेंट्स को। तो टीपीएम यानी कि टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस में 8 पिलर्स होते हैं जो कि हेल्पफुल होते हैं टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस में। तो सबसे पहला क्या है? ऑटोनोमस मेंटेनेंस। ऑटोनोमस मेंटेनेंस कहने का मतलब है कि प्लेसेस रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रूटीन मेंटेनेंस सच एज क्लीनिंग, लुब्रिकेटिंग एंड इंस्पेक्शंस इन द हैंड ऑफ ऑपरेटर्स। तो ऑटोनोमस यहाँ पे मेंटेनेंस यानी कि यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें कंटिन्यूस बेसिस पे करते रहना होता है। नेक्स्ट है प्लान मेंटेनेंस, शेड्यूल मेंटेनेंस टास्क बेस्ड ऑन प्रिडिक्टेड एंड और मेजर्ड फेल्योर रेट्स। जैसे कि गाड़ी में होता है कि ऑटोनोमस मेंटेनेंस क्या हो गया कि आप डेली जो है गाड़ी को वॉश करा रहे हो, उसमें ऑयल रिफिल करा रहे हो, ब्रेक शू चेक करवा रहे हो, हवा चेक करवा रहे हो, तो ऑटोनोमस मेंटेनेंस हो गया। लेकिन प्लांट मेंटेनेंस जो आप 1000 किलोमीटर चल गई, 2000 किलोमीटर चल गए, उसके बाद जाके सर्विसिंग कराते हो, तो प्लांट मेंटेनेंस, तो ये शेड्यूल मेंटेनेंस होता है। वहीं पे तीसरा क्या है? क्वालिटी मेंटेनेंस, यानी कि डिजाइन एरर डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन इनटू द प्रोडक्शन प्रोसेस, अप्लाई रूट कॉज एनालिसिस टू एलिमिनेट रिकरिंग सोर्सेज ऑफ क्वालिटी डिफेक्ट। यानी कि क्वालिटी को आपको यहाँ पे मेंटेन रखना है कि जो भी प्रोडक्ट बन रहा है मशीनरी का यूज़ करके प्रोडक्शन प्रोसेस में, वहाँ पे कोई एरर ना आए। क्लियर? मशीनरी है तो प्रोडक्ट को मशीनरी तो बना रही है, तो मशीनरी एरर की वजह से कोई प्रोडक्ट में क्वालिटी की कमी ना हो। नेक्स्ट है फोकस्ड इंप्रूवमेंट। फोकस्ड इंप्रूवमेंट कहने का मतलब यहाँ पे है कि हैव ए स्मॉल ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज वर्क टुगेदर प्रोएक्टिवली टू अचीव रेगुलर इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट इन इक्विपमेंट ऑपरेशन। यानी कि इक्विपमेंट सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं, उसके लिए कुछ एम्प्लॉइज़ का ग्रुप बना दीजिए और वो जो है प्रोएक्टिवली सारी चीज़ों को मॉनिटर करेंगे, चेक करेंगे, रेगुलरली जो है उसमें चेक करेंगे और इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट भी लाएंगे। अगर उनको लगता है कि हाँ यहाँ चेंज करने से आगे कोई दिक्कत नहीं होगी तो वो इम्प्रूवमेंट भी उसमें ले आते हैं। तो फोकस्ड इंप्रूवमेंट यानी कि ग्रुप बना दीजिए और वो फोकस करके, उनका काम ही यही रहेगा कि वो इंप्रूवमेंट पे फोकस करेंगे, मेंटेनेंस पे फोकस करेंगे। वहीं पे नेक्स्ट है दैट इज़ अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट, यानी कि यहाँ पे जो भी कोई नई मशीनरी सपोज करके आ रही है तो उसको मैनेज करने के लिए आप जो है पहले से ही तैयार हो जाइए। ये नहीं कि मशीनरी मंगवा ली और उसको ऑपरेट करना आता नहीं है, ख़राब हो गया तो फिर वो बंद पड़ जाएगा, फिर आप किसी और के भरोसे रहेंगे। तो अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेट डायरेक्ट्स प्रैक्टिकल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट गेन्ड थ्रू टीपीएम towards improving the design of new equipment. Training and education next है, तो fill in knowledge gap necessary to achieve TPM goal। भाई टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस आपको अगर लेके आना है तो एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, उन एम्प्लॉयज़ को एजुकेशन भी होनी चाहिए। अब गाड़ी को मेंटेन करना है तो गाड़ी के बारे में एम्प्लॉय जो आपके घर के लोग हैं या आपको हैं तो आपको पता होना चाहिए ना कि कहाँ से बोनट खुल रहा है, कैसे साफ़ सफाई करनी है, कहाँ से मिरर ओपन होगा, किस तरीके से, यानी कि आपको उसके बारे में पता भी होना चाहिए, तभी तो आप उसको साफ़ सफाई कर पाओगे, नहीं तो साफ़ सफाई नहीं कर पाओगे, उसको मेंटेन नहीं रख पाओगे। तो ट्रेनिंग और एजुकेशन भी उसके लिए प्रोवाइड करिए। सेफ्टी, हेल्थ और एनवायरमेंट, मेंटेन ए सेफ एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरमेंट, यानी कि जहाँ पे भी आपका फैसिलिटी है वहाँ पे आप जो है साफ़ सफाई ये सारी चीज़ें रखिए और सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट भी वहाँ पे रखिए। एंड लास्ट दैट इज़ टीपीएम इन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो जहाँ से प्लानिंग की जा रही है, जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, वहाँ पे भी जो है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस आप जो है वो अप्लाई करिए। अप्लाई टीपीएम टेक्निक्स टू एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, यानी कि जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का काम होता है, जो रजिस्ट्रार ऑफिस जैसे आपके यहाँ पे होता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन पे भी वहाँ पे टीपीएम लेके आइए तो टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस आपका जो है वो अचीव हो सकता है। तो टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस कहने का मतलब ये है कि जो प्रोडक्शन वर्क होता है उसको मेंटेन करना, प्रोडक्शन में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, एम्प्लॉय इन्वॉल्व हैं या इक्विपमेंट इन्वॉल्व है, उन सभी को मेंटेन करना और भी प्रिवेंटिव तरीके से, यानी कि पहले से ही आपको जो है उसको मेंटेन करके रख लेना है जिससे कि आगे चल के कोई ब्रेकडाउन ना हो, कोई मशीनरी ख़राब ना हो, कोई प्रोडक्शन प्रोसेस में रुकावट ना आए। करेक्टिव मेंटेनेंस में क्या हो गया कि ख़राब होगी उसके बाद आप उसको सुधार रहे हो, तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस पे फोकस इस पे होता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पे। हाउस कीपिंग वर्ड आप सभी ने सुना होगा। हाउस कीपिंग मीन्स कि मैनेजिंग दी हाउस होल्ड, यानी कि जो हाउस होल्ड आइटम्स होते हैं, जो बेड, सोफ़ा, चेयर, टेबल, कुर्सी, बुक्स, ये भी जो भी घर की चीज़ें होती हैं उनको मैनेज करना, उनको इस तरीके से मैनेज करना कि आपका घर एक वेल ऑर्गेनाइज लगे और जब भी आपको कभी कोई किसी चीज़ की जरूरत पड़े तो आप जो है तुरंत उस आइटम को ढूंढ सकें। क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा कि चाबी हो गया, फिर कुछ हो गया, आप रखते हैं, भूल जाते हैं, उसके बाद पूरा घर ढूंढ जाते हैं लेकिन आपको मिलता नहीं है। तो ये प्रॉब्लम ना आए घर में कि आपने कोई सामान रख दिया और फिर आपको ढूंढना पड़ रहा है, तो इसलिए क्या करते हैं, घर में चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। तो इसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जहाँ पे भी प्रोडक्शन का काम हो रहा होता है वहाँ पे चीज़ों को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखा जाए जिससे कि एफिशिएंसी बढ़े, इफेक्टिवनेस बढ़े और जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें कोई दिक्कत ना आए। तो उससे रिलेटेड 5S जो है वो जापानीज़ फिलॉसफी दी गई है। तो ये 5S जापानीज़ वर्ड है जिसको इंग्लिश में
कन्वर्ट किया गया है। तो 5S के जरिए जो है आप हाउस कीपिंग का काम कर सकते हो, यानी कि जो भी चीज़ें मटेरियल्स होती हैं प्रोडक्शन की जगह पे, उन चीज़ों को जो है आप वहाँ पे इस तरीके से चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं जिससे कि प्रोडक्शन में कोई भी चीज़ रिक्वायर्ड होती है तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 5S क्या है? ए सिस्टम फॉर ऑर्गेनाइजिंग स्पेसेस सो वर्क कैन बी परफॉर्म्ड एफिशिएंटली, इफेक्टिवली एंड सेफली। यानी कि 5S क्या है? 5S जो है वो यूज़ किया जाता है इस तरीके से स्पेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए जिससे कि जो भी आपका परफॉर्मेंस है, जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं वो एफिशिएंटली हो, इफेक्टिवली और सेफली हो। यानी कि आप पढ़ने बैठे हो तो अपनी बुक्स को, कॉपी को, पेंसिल को इस तरीके से आपने अरेंज कर रखा है कि जब भी आपको किसी भी चीज़ का कोई नोट चाहिए, कोई स्टडी मटेरियल चाहिए, कोई बुक चाहिए तो आपको आसानी से मिल जा रहा है। उसको ढूंढने में कि बुक्स आपको पढ़ना है, ऑपरेशन मैनेजमेंट, उसकी बुक आपको ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रही है तो टाइम वेस्ट आपको उसमें ही टाइम वेस्ट हो जाएगा बुक ढूंढने में। तो वो चीज़ें ना हो तो इसलिए आप क्या करते हैं? बुक्स को सही तरीके से अरेंज करके रखते हैं। क्लियर? तो फोकस ऑन पुटिंग एवरीथिंग वेयर इट बिलोंग्स एंड कीपिंग द वर्क प्लेस क्लीन। तो 5S का मेन मोटिव क्या है कि ये जो है फोकस करता है कि जो चीज़ें जहाँ होनी चाहिए वहीं रखी हैं और वर्क प्लेस जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो या फिर जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हो वो क्लीन है, साफ़ सुथरा है। क्योंकि चीज़ें साफ़ सुथरी होंगी, चीज़ें अरेंज होगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। विच मेक इट्स ईजियर फॉर पीपल टू डू देयर जॉब्स विदाउट वेस्टिंग टाइम और रिस्किंग इंजरी। यानी कि अगर सारी चीज़ें सही जगह पे होंगी, सही प्लेस पे होंगी, वर्क प्लेस क्लीन होगा तो इससे जो आपका जॉब है वो आप आसानी से कर पाएंगे, सही तरीके से कर पाएंगे, बिना किसी टाइम गवाए कर पाएंगे और कोई भी आपको इंजरी नहीं होगी, कोई रिस्क नहीं होगा। तो ये जो 5S है, 5S कौन कौन से हैं? तो ये जापानीज़ वर्ड हैं, याद रहे। तो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है कि मैं कुछ प्रोनाउंसिएशन गलत कर सकता हूँ, लेकिन जो जापानीज़ वर्ड हैं उसका इंग्लिश वर्जन भी जो है आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो जापानीज़ वर्ड में है पहला सिरी, तो सिरी, दूसरा है सिटन, तीसरा है सिसो, चौथा है सिकेत्सु और पांचवा है शित्सुके। तो ये 5S जो है वो ताइची ओनो ने ही दिया था और उन्होंने क्या कहा था कि जो टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस होता है इसको शुरू करने से पहले 5S को फॉलो करना चाहिए। यानी कि जो 5S होता है हाउस कीपिंग का, इसको फॉलो करना चाहिए। तो ईच S रिप्रेजेंट वन पार्ट ऑफ 5 स्टेप प्रोसेस दैट कैन इंप्रूव द ओवरऑल फंक्शन ऑफ अ बिजनेस। तो ये 5S जो हैं अगर आप सारे S को परफॉर्म करते तो ओवरऑल जो फंक्शन होता है बिजनेस का वो इंप्रूव हो जाएगा। तो पहला S है सीरी, यानी कि शॉर्ट या फिर ऑर्गेनाइज करना। सिटन यानी कि स्ट्रेटन या फिर सेट इन ऑर्डर, ऑर्डर लाइननेस से रिलेटेड है। सिसो यानी कि शाइन करना, चमकना, साफ सुथरे से मतलब है, स्क्रब करना, क्लीननेस। सिकेत्सु यानी कि स्टैंडाइज करना, स्टेबलाइज करना प्रोसेस को, चीज़ों को। और वहीं पे 5th है शित्सुके यानी कि सस्टेन करना, डिसिप्लिन में रखना चीज़ों को। क्लियर? तो एक एक करके हम सबको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है सीरी यानी कि सॉर्ट करना। सॉर्ट यानी कि यहाँ पे चीज़ों को क्या कर रहे हो आप? सॉर्ट आउट कर रहे हो, चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हो। डिटरमाइन विच आइटम आर यूज्ड फ्रिक्वेंटली एंड विच आर नॉट। यहाँ पे आप क्या करोगे? पहले आप इस चीज़ को डिटरमाइन करोगे कि कौन सा आइटम है जो कि फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है और कौन सा आइटम है जो कि फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं किया जाता है। द वंस यूज फ्रिक्वेंटली शुड बी केप्ट क्लोज बाई, अदर्स शुड बी स्टोर्ड फर्दर अवे। यानी कि जो चीज़ें आप फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हो उसको अपने आसपास ही रखिए और वहीं पे जो चीज़ें आप फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं करते हो उसको दूर रखिए। हो सकता है कि आप उसको रिमूव कर दीजिए, अनवांटेड मटेरियल को अपने वर्क एरिया से बाहर निकाल दीजिए। तो सॉर्ट करना, ऑर्गेनाइज करना चीज़ों को। क्लियर? दूसरा ऐसे दैट इज सिस्टमेटाइज। सिस्टमेटाइज यानी कि सिटन यानी कि सेट इन ऑर्डर, आपको ऑर्डर लाइनस लाना है। ईच आइटम शुड हैव वन प्लेस एंड वन प्लेस ओनली टू बी स्टोर्ड। यानी कि कोई भी चीज़ अगर आपको रखनी है, कोई भी चीज़ आपको हैंग करना है तो उसका एक फिक्स प्लेस होना चाहिए। ये नहीं कि आपने घर में घुसे और की रिंग जो है आज आप टेबल पर रख दे रहे हो, कभी ड्रॉर में रख दे रहे हो, कभी बेड पे रख दे रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में इक्विपमेंट्स होते हैं उनको जो है पर्टिकुलर एक प्लेस फिक्स होना चाहिए कि कहाँ पे रिंच रखनी है, कहाँ पे जो है मोबाइल ऑयल रखना है, कहाँ पे जो है डीजल रखना है, कहाँ पे पेट्रोल रखना है, कहाँ पे रॉ मटेरियल रखना है। सारी चीज़ें फिक्स प्लेस होनी चाहिए। ऑर्गेनाइज टू फाइंड क्विकली यानी कि चीज़ों को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करिए कि आप आसानी से उसको फाइंड कर सकें। क्लियर? नेक्स्ट जो है एस दैट इज सिसो यानी कि शाइन करना। स्क्रब यहाँ पे क्या हो गया? साइन। शाइन मतलब कि वर्क प्लेस नीड टू बी क्लीन। शाइन मतलब चमकना। तो जब आपका वर्क प्लेस क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। विदाउट इट प्रॉब्लम्स विल बी मोर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एंड मेंटेनेंस विल बी मोर डिफिकल्ट टू परफॉर्म। तो मेंटेनेंस जो टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस होता है वो मेंटेनेंस आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे जब यहाँ पे चीज़ें साफ सुथरी नहीं होंगी, क्लीननेस नहीं होगी। तो आपका जो ट्रैश फोल्डर है उसको साफ करिए, विंडोज़ को क्लीन करिए, टेबल को क्लीन करिए, यानी कि साफ सुथरा अपने वर्क
वर्क एरिया को आपको क्या करना है, क्लीन रखना है। नेक्स्ट है दैट इज स्टैंडाइज। स्टैंडाइज को हमने क्या कहा था, दैट इज शिकेत्सु। तो स्टैंडाइज करना है मीन्स द वर्क प्लेस शुड बी स्टैंडाइज्ड एंड लेबल्ड, यानी कि जो भी वर्क प्लेस है वहाँ पे चीज़ें स्टैंडाइज्ड हो, मानकीकरण हो उनका, और लेबल्ड किए हों कि यहाँ पे रॉ मटेरियल रखा है, यहाँ पे रेंच है, जैसे आप बुक्स में होता है तो बुक्स में क्या होता है कि लेबल्ड कर दिया जाता है कि ऑपरेशन मैनेजमेंट की है, फाइनेंस की है, ये ऑपरेशन रिसर्च की है, ये जो है बिजनेस रिसर्च की है। तो आप उस लेबल के अकॉर्डिंग पहचान जाते हो और फिर आप आसानी से उस बुक को निकाल सकते हो। तो इसी तरीके से वहाँ पे भी चीज़ों को स्टैंडाइज करिए वर्क प्लेस में और उनको लेबलिंग करिए। और अगर कहीं पे कोई प्रोसेस पहले से नहीं था, पहले से कोई नहीं किया जा रहा था, कोई लेबल नहीं था, तो वहाँ पे जो है प्रोसेस को क्रिएट करिए, स्टैंडाइज प्रोसेस को क्रिएट करिए। क्लियर। नेक्स्ट है सस्टेन, जो लास्ट एस है दैट इज सस्टेन। सस्टेन को हम शित्सुके कहते हैं। तो सस्टेन में क्या हो गया कि जो भी आपने अभी तक सारी चीज़ें की, यानी कि आपने सॉर्ट किया, आपने शाइन किया, आपने जो है सिस्टमेटाइज किया चीज़ों को, उसको जो है फॉलो करते रहिए। एफर्ट शुड बी मेड टू कंटिन्यूअली परफॉर्म ईच ऑफ द अदर स्टेप एट ऑल टाइम, यानी कि जो सारे स्टेप आपने 4S परफॉर्म किए वो सारी चीज़ें कंटिन्यूअस बेसिस पे उसको मॉनिटर करिए, उसको फॉलो करिए। तो दैट इज़ 5S, जो कि जापानीज फिलॉसफी है, टाइचो उन्होंने दिया था। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सीरी यानी कि सॉर्ट करना है, ऑर्गेनाइज करना है चीज़ों को। दूसरा सेटन यानी कि स्ट्रेटन, सेट इन ऑर्डर, ऑर्डर लाइनेस लाना है, अरेंज करना है। सीसो यानी कि शाइन करना है, चीज़ों को क्लीन रखनी है, वर्क एरिया को क्लीन रखना है। सिकेट्सु यानी कि स्टैंडाइज बनाना है, लेबल्ड करना है, सारी चीज़ों को स्टेबलाइज करना है। और शित्सुके यानी कि सस्टेन रखना है, उसको डिसिप्लिन में रहना है और कंटिन्यूअस उस हैबिट को परफॉर्म करना है। यानी कि एक दिन घर साफ कर लिया, उसके बाद फिर महीनों महीनों घर साफ नहीं करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने एक दिन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लिया, उसके बाद फिर बिखेर दिया, फिर जो है भूल गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चीज़ों को कंटिन्यूअस बेसिस पे परफॉर्म करते रहना है, दैट इज डिसिप्लिन में रहना है। तो अगर आपसे इसके एडवांटेजेस पूछे जाएं कि 5S के क्या एडवांटेज हैं, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये हो गया कि सिंप्लीफाइज द प्रोसेस, यानी कि सारी चीज़ें जब ऑर्गेनाइज रहेंगी, सारी चीज़ें अपने प्लेस पे रहेंगी, तो आपका जो प्रोडक्शन प्रोसेस होगा, जो वर्किंग का प्रोसेस होगा, वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। आसानी से आप अपने सारी भी काम जो है कर सकते हैं। इंक्रीज मटेरियल्स विजिबिलिटी, यानी कि जो मटेरियल्स हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में या फिर आपके काम में, तो वो जो है उसकी विजिबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि आपके सामने जो काम की चीज़ें वो आपके पास होंगी, जो बेकार की चीज़ें वो बाहर होंगी, तो विजिबिलिटी जो है मटेरियल्स की वो बढ़ेगी। एनर्जाइज दी वर्कफोर्स, जो वर्कफोर्स होगा वो एनर्जाइज होगा, क्यों भाई सारी चीज़ें साफ़ सुथरी होंगी, सारी चीज़ें अरेंज होगी, तो एक अलग से मोटिवेशन आता है, एनर्जी आती है, जिससे कि आपका काम करने का मन करता है। क्लियर। तो इससे क्या होगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जो टाइम वेस्ट होता था चीज़ों को ढूंढने में, चीज़ों को अरेंज करने में, वो टाइम जो है वेस्ट नहीं होगा, एफिशिएंसी हायर होगी और जो भी वेस्टेज है वो एलिमिनेट होंगे। तो ये आप एडवांटेजेस में लिख सकते हैं। ISO 9000 2000, देखिए ISO इसका मतलब होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो नाम से ही क्लियर है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बहुत सारी कंट्रीज़ के मेंबर्स को मिलाकर एक ऑर्गेनाइजेशन बना है जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये स्टैंडर्ड्स क्रिएट करती है क्वालिटी से रिलेटेड, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सर्विसेज या फिर अदर्स जो सेक्टर्स हैं, सभी जगह पे किस तरीके से क्वालिटी प्रोसेस हो सकता है, क्वालिटी प्रोडक्ट डेवलप किया जा सके, क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड किया जा सके, उसके लिए स्टैंडर्ड क्रिएट करती है, गाइडेंस जो है प्रोवाइड करती है। तो जो मेंबर्स कंट्रीज़ होती हैं उनके यहाँ पे जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं या सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज़ है वो इस स्टैंडर्ड को फॉलो करती हैं, और जो भी कंपनीज़ इस स्टैंडर्ड को फॉलो करती हैं उनके यहाँ पे क्वालिटी प्रोडक्ट बनता है, क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, तो वो उनको जो है ISO सर्टिफिकेशन भी दिया जाता है, यानी कि सर्टिफिकेट दिया जाता है कि वो ISO की गाइडलाइंस को, ISO के स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। तो ISO क्या करता है, डेवलप एंड पब्लिश इंटरनेशनल स्टैंडर्ड दैट सर्व्स एज अ गाइडेंस टू सप्लायर एंड परचेजर अबाउट मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ ए क्वालिटी सिस्टम, यानी कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या फिर सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है और आपको अपने यहाँ पे क्वालिटी सिस्टम जो है मेंटेन रखना है, क्वालिटी प्रोडक्ट जो है प्रोवाइड करना है, तो आप जो है ISO की गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं, ISO के स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर सकते हैं। ISO इज एन इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विद अ मेंबरशिप ऑफ 167 नेशनल स्टैंडर्ड बॉडीज। तो ISO में 167 नेशनल बॉडीज हैं अलग अलग कंट्री से। तो इंडिया का BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये भी जो है 167 में से एक मेंबर है ISO का, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन का BIS भी जो है वो मेंबर है। तो ISO जो है ये 1964 में जो है डेवलप हुआ, और तो ISO का जो पहला एडिशन था वो 9000 ISO 9000 था, उसके बाद फिर ये रिवाइज हुआ था 2000 में, उसके बाद फिर 2008 और 2015 में भी जो है ये फर्दर रिवाइज किया गया है, और लेटेस्ट जो अभी ISO का गाइडलाइन चल रहा है, करंट वर्जन है, वो ISO 9000 2015
15 ही है जो कि मोस्ट करंट वर्जन है आईएसओ का। क्लियर। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है आईएसओ का वो क्या है, टू अचीव मेंटेन एंड इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी, सर्विस की क्वालिटी, गुड्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, उसको मेंटेन करना ही जो है आईएसओ का मेन ऑब्जेक्टिव है। और इसके लिए जो है वो स्टैंडर्ड्स क्रिएट करती है जो कि सभी मेंबर कंट्रीज़ की जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो उसको फॉलो करती है, और जो सही तरीके से फॉलो करती है उनको सर्टिफिकेशन भी दिया जाता है। तो आईएसओ 9000 2000 में 8 क्लॉजेज हैं, टोटल 8 क्लॉज हैं। तो यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट क्लॉज है वो क्लॉज 4, 5, 6, 7, 8 है। तो यहाँ पे 8 क्लॉजेज हैं। क्लॉज 1 स्कोप से रिलेटेड है, क्लॉज 2 नॉर्मेटिव रेफरेंस है, क्लॉज 3 टर्म्स एंड डेफिनेशंस हैं, क्लॉज 4 में जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं, क्लॉज 5 में मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्लॉज 6 जो है रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड है, क्लॉज 7 प्लानिंग ऑफ प्रोडक्ट रियलाइजेशन से, और वहीं पे क्लॉज 8 मेजरमेंट एनालिसिस एंड इंप्रूवमेंट से रिलेटेड है। तो ये 8 क्लॉजेज है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस दी गई हैं कि किस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने यहाँ पे क्वालिटी को मैनेज कर सकते हैं, क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लॉज 5, 6, 7 और 8 ये इंपॉर्टेंट क्लॉजेज हैं। तो क्लॉज 5 जो कि मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है, यानी कि मैनेजमेंट का कमिटमेंट कैसा होना चाहिए, कस्टमर पर फोकस होना चाहिए, क्वालिटी पॉलिसी रिलेटेड जो है उनकी पॉलिसी होनी चाहिए, क्वालिटी पे फोकस होनी चाहिए, प्लानिंग करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें वेल डिफाइंड होनी चाहिए। वहीं पे क्लॉज 6 जो है वो रिसोर्स मैनेजमेंट से है, यानी कि जो रॉ मटेरियल है, एचआर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वर्क इन्वायरमेंट है, इससे रिलेटेड गाइडलाइंस वहाँ पे बताई गई हैं, स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं। वहीं पे क्लॉज 7 में प्लानिंग ऑफ प्रोडक्ट रियलाइजेशन से, यानी कि कस्टमर रिलेटेड प्रोसेस, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट कैसे करना है, परचेजिंग रिक्वायरमेंट्स को कैसे फुलफिल करना है, प्रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट को कैसे, यानी प्रोडक्ट को प्रिजर्व करना है, इससे रिलेटेड जो है गाइडलाइंस वहाँ पे बताई गई हैं। और वहीं पे क्लॉज 8 जो है मेजरमेंट एनालिसिस एंड इंप्रूवमेंट से रिलेटेड है, जहाँ पर कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को मेजर करना, इंटरनल ऑडिट करवाना, मॉनिटरिंग करना, मेजरमेंट करना प्रोसेस और प्रोडक्ट के बारे में, डेटा को एनालाइज करना, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट पे फोकस करना, करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शंस लेना, यानी कि कोई गलती होती है तो उसके लिए क्या करेक्शन के लिए ऑप्शंस अवेलेबल है। वहीं पे अगर आपको लगता है कि हाँ इन फ्यूचर ये प्रॉब्लम हो सकती है तो उसके लिए आपने क्या प्रिवेंशंस लिए हैं। तो ये अलग अलग क्लॉजेज हैं, उन क्लॉजेज में डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस दी गई हैं जिसको कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो करती हैं और अपने यहाँ पे क्वालिटी इंप्रूव करती हैं, क्वालिटी को मेंटेन करती हैं। तो आईएसओ गाइडलाइंस ही प्रोवाइड करती है और जो उन गाइडलाइंस को फुलफिल करता है उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, उसको जो है सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।